नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया। और ये सब्जेक्ट आपको किस कोर्स में मिलता है? ये मिलता है आपको पीजीडीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में, 4th नंबर का सब्जेक्ट। तो इससे रिलेटेड हम जो है आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उसके बाद हम जो है उन आईएमपी क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए जो है ये एग्ज़ाम के एक दिन पहले बूस्टर का काम करेगा। बूस्टर बोले तो कैप्सूल, यानी कि आपको इसका कंप्लीट वीडियो देख लेना है। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपको जाना है इसी यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए यूट्यूब चैनल जिसे आप सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिल सके। तो चैनल का नाम है सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। इसकी प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको जाना है पीजीडीसीए और डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में। और यहाँ जाने के बाद आप देखोगे तो आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सारे सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट वीडियो मिलेंगे। जैसे मेन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना वो मिलेगा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर उसकी 5th यूनिट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद पीसी पैकेज जो भी वीडियो आपको देखना है वो आप यहाँ देख सकते हैं। एमएस एक्सेस है, फिर फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया है। इसके अलावा बाकी और अन्य वीडियोज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें ताकि आपका जो कंप्लीट जो मटेरियल है वो कवर हो सके। इसके अलावा पिछला अगर क्वेश्चन पेपर देखना आपको किस प्रकार का आया तो वो भी आपको यहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पे? टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर जो पीडीएफ है वो फ्री भी अवेलेबल है। और अगर आप थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्ज पे करना चाहते हैं 39 रुपीज़ के आसपास, तो आप इसकी लिंक पर क्लिक करके वो पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? लिंक को क्लिक करें, बेसिक जानकारी भरें और आपको पे करना है। आपकी पीडीएफ जो है लोड हो जाएगी ब्राउज़र पर। और अगर कोई दिक्कत आती है पेमेंट के बाद तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो आपकी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। तो ये है हमारा एक प्रकार से बेसिक रूप से इसको आपको ज़रूर देखना है। जितनी भी मटेरियल है, मतलब जो आपकी वीडियो है, पीडीएफ है, सारी चीज़ें। और उसके बाद आप जो है इस बूस्टर क्लास को एक्सेस कर पाएंगे, मतलब आपके लिए बूस्टर क्लास काम की रहेगी। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं इकाई नंबर 1 से लेकर 5 तक। टोटल 5 यूनिट है और 5 यूनिट के जो क्वेश्चन रहते हैं, हर एक यूनिट डिवाइड रहती है पर्टिकुलर किसी विशेष नंबर पर। जैसे मान लो टोटल 50 मार्क्स का एग्ज़ाम में पेपर आया तो 10-10 मार्क्स की क्या होती है, सारी यूनिट डिवाइड होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने बात किया था पिछले एग्ज़ाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें आपको ये चीज़ें बताया था। तो चलिए एक एक करके सारी यूनिट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकाई 1, जिसमें पहला क्वेश्चन मिलता है मल्टीमीडिया के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए। पहली चीज़ तो आपको मल्टीमीडिया क्या है वो पता होने चाहिए। फिर मल्टीमीडिया के विभिन्न एलिमेंट जैसे कि टेक्स्ट है, उसके बाद ग्राफिक्स है, उसके बाद आपको मिलता है क्या, ऑडियो मिलता है, उसके बाद आपको वीडियो मिलता है और फिर एनिमेशन मिलता है। तो ये 5 एलिमेंट है। इन पाँचों एलिमेंट को जो है विस्तार से वर्णन करने को बोल रहा है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे आगे बात करने वाले हैं। फिर जब आप इन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन इनसे रिलेटेड वर्क करोगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर लगेगा और कोई ना कोई हार्डवेयर लगेगा। तो किस प्रकार का हार्डवेयर लगेगा, कितनी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, कौन से सॉफ्टवेयर रहेंगे, उसका वर्जन क्या रहेगा, सारी चीज़ों को हम बोल देते हैं मल्टीमीडिया के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत। तो इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे व्याख्या की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे मल्टीमीडिया की जो आवश्यकताएं है, उसके उपयोग है, ये सारी चीज़ आपको बताना। मतलब मल्टीमीडिया की जहाँ भी ज़रूरत है वर्तमान में और यूजेस है, इसके बारे में आपको विस्तार से समझाना। अब मुझे बताइए, जैसे टेक्स्ट की बात करें, टेक्स्ट के बाद ग्राफिक्स की बात करें, उसके बाद ऑडियो की बात करें या साउंड की, उसके बाद वीडियो की, वीडियो के बाद एनिमेशन की। अब यहाँ देखिए बिना टेक्स्ट के अभी आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो। दूसरी चीज़ ग्राफिक्स, जैसे न्यूज़पेपर में देखें तो ग्राफिक्स है, ये पिक्चर है, ज़रूर रहती है। आप एफएम सुनते हो या फिर वीडियो सुनते हो, अभी आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे आपको वीडियो भी दिख रहा है चलता हुआ और वहाँ पे आपको ऑडियो भी दिख रहा है। वीडियो तो है ही। एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन, चलित पिक्चर को एनिमेशन बोला जाता है, मतलब वहीं वहीं रिपीट होती रहती है। तो ये पांचों चीज़ें कहीं ना कहीं हर जगह उपयोग होती है। इनके बगैर अगर हम बात करें कोई चीज़ संभव है तो बिल्कुल नहीं है। तो उसके उपयोग के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ अंतर पूछा जाता है बार बार। देखिए प्लेन टेक्स्ट बोले तो जो टीएक्सटी होता है जो आपके नोटपैड में होता है, और फॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब हो जाता है जैसे एमएस वर्ड का टेक्स्ट है या आरटीएफ टेक्स्ट है या जितने भी आपके वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड टेक्स्ट है वो सब फॉर्मेटेड टेक्स्ट
टेक्स्ट की श्रेणी में आ जाते हैं। उसके बाद RTF टेक्स्ट तो हमने देख लिया, RTF मतलब वर्ड पेज का टेक्स्ट, और HTML बोले तो जो वेब पेज के लिए बनाया जाता है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इमेजेस और ग्राफिक्स में अंतर बताना। इमेजेस मतलब पर्टिकुलर इमेज होती है, और ग्राफिक्स के अंतर्गत इलुस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें जाती है, जैसे MS वर्ड में हमने बात किए थे। फिर वीडियो जो चलित पिक्चर होती है उसको हम वीडियो बोल देते हैं, और एनिमेशन एक ही पिक्चर बार बार वहाँ पे एनिमेट होते रहती है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद पावर पॉइंट की सहायता से मल्टीमीडिया कैसे बनाया जाता है। अब मल्टीमीडिया सिंपल सी बात है, प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है, तो हमने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना सीखा है, तो उसको आप एज इट इज़ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि आप PC पैकेज में 5th यूनिट को अगर अच्छे से पढ़ लेते तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ भी कवर हो जाएगा। बात करते हैं 2nd यूनिट की, तो यहाँ पे बात की जाती है किसकी, साउंड की। 2nd यूनिट में साउंड की बात की जाती है। साउंड के अलग अलग फीचर्स, एट्रीब्यूट, उसके गुण, उसके विशेषता, बहुत सारी चीज़ होती है, तो उसके टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स में एक आ जाता है मोनो और एक आ जाता है स्टीरियो। मोनो का मतलब एक तरफ सुनाई देना, और स्टीरियो मतलब दोनों तरफ सुनाई देना, तो इनके बारे में यहाँ पे विस्तार से समझाने की बात की जा रही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपको संक्षिप्त नोट बोला है, तो साउंड होते हैं, साउंड के भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो एनालॉग साउंड होता है और एक होता है डिजिटल साउंड, तो दोनों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर देखिए साउंड और इसके विभिन्न एट्रीब्यूट के बारे में बात की जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी, जितनी भी चीज़ें होती है वो हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं। अब साउंड के भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, जैसे हम अगर विंडोज़ के अंतर्गत फाइल को रिकॉर्ड करते हैं तो वेब विंडोज़ ऑडियो फाइल होती है, ठीक है। और अगर हम इसको फाइनली MP3 में कन्वर्ट कर दें तो ये MP3 फाइल जो हम सुनते हैं रेगुलर बेस पे, ठीक है, AU वाली फाइल होती है अलग से। या इसके अलावा हम देखें तो आपको एप्पल जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी अलग फाइल होती है, तो ये बहुत सारी जो फाइल होती है वो कहलाती है आइडियो फाइल फॉर्मेट। क्या कहलाते हैं, आइडियो के फाइल फॉर्मेट। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 3D साउंड भी हो जाता है, जो सराउंडिंग साउंड होता है। मिडी साउंड जो आप हारमोनियम वगैरह उससे बजाते हो, तो उससे रिलेटेड जो साउंड होता है वो मिडी साउंड कहलाता है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। इसके बाद 3rd नंबर में देखने को मिल जाता है, 3rd जो यूनिट है उसमें आपको मिल जाता है ग्राफिक्स से रिलेटेड काम। क्या मिल जाता है, ग्राफिक्स या इमेजेस से रिलेटेड। तो यहाँ देखिए मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स और इसके इंपॉर्टेंस को बताइए। ग्राफिक्स क्या होता है, तो पिक्सल से मिलकर बनी जो चीज़ें होती है वो भी ग्राफिक्स कहलाती है, या ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी चीज़ों को हम ग्राफिक्स बोल देते हैं। तो इसी से रिलेटेड आगे चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीमीडिया में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स, जितने भी ग्राफिक्स है, जैसे मान लीजिए आपको शेप यूज़ करना है, ठीक है, आपको स्मार्ट आर्ट यूज़ करना है, या फिर आपको चार्ट यूज़ करना है, या पिक्चर यूज़ करना है, तो सब क्या है, ये ग्राफिक्स के प्रकार है। साथ ही एक और चीज़ पूछी जाती है कि विभिन्न इमेज फाइल फॉर्मेट को समझाइए। तो विभिन्न इमेज फाइल फॉर्मेट कौन कौन से हैं, JPG आपने सुना होगा, ठीक है, GIF सुना होगा, PNG सुना होगा, या फिर आप जो है PSD, PDF, ये सब क्या है, ग्राफिक्स या इमेज फाइल फॉर्मेट होते, इनको भी समझाना है। नेक्स्ट एक और चीज़ होती है कि जब आप इमेज कंप्यूटर पर लाते हो तो किन कौन सी विधि के द्वारा लाते हो, तो कौन कौन सी विधि के द्वारा आप कंप्यूटर में इमेज ला सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक तो आप अभी आपके फ़ोन में कैमरा है, तो फ़ोन में कैमरा है, कैमरा के माध्यम से आप पिक्चर ला सकते हैं। दूसरी चीज़, आप डिजिटल कैमरा के माध्यम से पिक्चर ला सकते हैं। तीसरी चीज़, आप स्कैनर के माध्यम से पिक्चर ला सकते हैं। तो ये बेसिक तरीके हैं जिसके माध्यम से आप पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं, तो इनके स्टेप्स आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप कैमरा से कैसे कैप्चर करते हो, फ़ोन से, स्कैनर से, तो सारी चीज़ आपसे बनती भी होगी, फिर भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद देखिए आपको एक चीज़ और पूछा है यहाँ पे, विभिन्न मतलब जो है वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स के बारे में अंतर बताना है। तो यहाँ पे वेक्टर ग्राफिक्स क्या होती है, जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का उपयोग करके, मान लो कोरल ड्रा का हम उपयोग कर रहे हैं, तो कोरल ड्रा का उपयोग करके जो इमेज या ग्राफिक्स बनेगी वो वेक्टर कहलाती है। और रास्टर ग्राफिक्स मतलब पिक्सल का उपयोग करके बनी वाली ग्राफिक्स को रास्टर ग्राफिक्स बोला जाता है। 4th यूनिट में बात की जा रही है एनालॉग, जैसे कि एनालॉग साउंड की बात की गई थी, डिजिटल साउंड की बात की गई थी, वैसे ही एनालॉग और डिजिटल दोनों ही वीडियो की बात की जा रही है, तो इसको विस्तार से समझाना है। फिर एनिमेशन आ जाता है यहाँ पे, तो एनिमेशन और उसके प्रकार को समझाना है। एनिमेशन मतलब चलित पिक्चर जो बार बार वही वही रिपीट होते रहती है, उसे हम बोल देते हैं एनिमेशन। उसके बाद देखिए मल्टीमीडिया में उपयोग होने वाले विभिन्न वीडियो स्टैंडर्ड्स, जैसे PAL है, NTSC है, ये सारी चीज़ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सेपरेट क्वेश्चन भी बन जाते हैं इनसे रिलेटेड। एनिमेशन बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का वर्णन कीजिए, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट हो गया, ब्लेंडर हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर जो होते हैं एनिमेशन बनाने में सहायक
होते हैं। और देखिए वीडियो स्टैंडर्ड यहाँ पर सेपरेट भी पूछ लिया है, PAL NTSC। तो अगर आपको इस प्रकार वीडियो स्टैंडर्ड पूछा तो भी यही समझाना है, और अगर नहीं पूछा ऐसे सेपरेट तो भी यही समझाना। ये देखिए यहाँ पे आपको वीडियो के फाइल फॉर्मेट MPEG है, AVI है, MJPG है, या फिर आप बोलोगे MP4 भी आप देखते हैं तो MP4 भी आपको देखने को मिल जाता है। सब क्या है, वीडियो फाइल फॉर्मेट है। 5वीं यूनिट में आपको मल्टीमीडिया के फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है कि वर्तमान में तो ठीक है, फ्यूचर में इसका क्या उपयोग है। तो मल्टीमीडिया के अनुप्रयोग पूछा गया है, भविष्य में इसका क्या उपयोग हो सकता है, इसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है। मल्टीमीडिया बनाने के लिए विभिन्न टूल जो उपयोग होते हैं, जिन्हें ऑथरिंग टूल बोला जाता है, उनके बारे में यहाँ बात की जा रही है। मल्टीमीडिया का उपयोग मनोरंजन इंडस्ट्री में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किस प्रकार किया जाता है। आज की डेट में देखोगे तो जैसे गेम की बात करें तो गेम एंटरटेनमेंट में आ जाता है, मूवी इंटरटेनमेंट में जाती है। तो इन सभी जगह में अगर देखोगे तो मल्टीमीडिया का तो बृहद स्तर हो रहा है, बृहद स्तर पे इसका उपयोग हो रहा है। यूट्यूब में भी वीडियो देखोगे तो मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है जिसमें मल्टीमीडिया का बड़े स्तर पर उपयोग हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसको समझा सकते हैं, फिर भी हम मोटा मोटा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी की बात की जा रही है। तो वर्चुअल रियलिटी बोले तो जो नहीं है उसके बारे में बात की जा रही है, तो उसके लिए भी यहाँ पे मल्टीमीडिया जरूरी है। और एक हो जाता है वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड बूम केव, जहाँ एक गुफा जैसी होती है जहाँ पे आपको फील होता है कि रियल है पर रियल नहीं होता है, वो क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी होती है। ऐसे ही ऑथरिंग के बारे में बात की जा रही है, मल्टीमीडिया की ऑथरिंग, इशूज़ ऑफ मल्टीमीडिया ऑथरिंग, HMD बोले तो हेड माउंटेड डिस्प्ले, ये भी वर्चुअल रियलिटी के ही सब प्रकार है। तो इनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में बात की जो बार बार रिपीट रूप से पूछी जाती है एग्जाम में, इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। अब तैयार कैसे करेंगे, आगे मैं इसको तैयार कराऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है। पर जब आप इसको पढ़ोगे उसके पहले आपको कंप्लीट वीडियो जरूर देख लेना मल्टीमीडिया का, और साथ में उसकी PDF जरूर पढ़ लेना, तब आपका जो बूस्टर क्लास है वो काम आएगी। अन्यथा इसमें आप सोचोगे कि बहुत ही फास्ट चलेगा, कुछ लोगों को बहुत फास्ट लगता है, तो यूट्यूब का बटन आपके पास में है, आप उसको स्लो कर सकते हैं, उसको फास्ट कर सकते हैं, तेज वॉल्यूम तेज कम ज़्यादा जैसे आपकी मर्जी वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपका मोबाइल है, आपका यूट्यूब है, आपका डाटा है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो को अपने हिसाब से आप खुद ही बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। इसमें कोई पैसा नहीं है, जिसमें पैसा देना होता है उसमें सोचने की बात है, जहाँ पैसा नहीं लगता वहाँ सोचने की क्या बात है। ठीक है, और गलत भी नहीं है, आपका एक प्रकार से वो क्या है, गुरु दक्षिणा है। जो भी आप एक्सेस कर रहे हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आपकी वो गुरु दक्षिणा बन जाती है कि आपको क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंपलसरी रूप से करते रहना है। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन शुरू करेंगे हम अगले पार्ट में, तो उसको आप ज़रूर देखिए। चलिए एक एक करके हम जो है IMP क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीमीडिया की। तो मल्टीमीडिया में देखिए बेसिक रूप से अगर बात करें तो इसमें देखिए दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो हो गया मल्टी और एक हो गया मीडिया। मीडिया को हम अगर बोलें तो मीडिया को हम मीडियम बोल सकते हैं। मीडियम का मतलब क्या हो जाता है, अगर मान लो एक व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति से बात करना चाहता है यहाँ पे, तो कोई ना कोई माध्यम का वो सहारा लेगा। जैसे मान लो वो टेक्स्ट के माध्यम से उसको बता सकता है, वो ग्राफिक्स के माध्यम से बता सकता है, वो ऑडियो के माध्यम से, वीडियो या एनिमेशन के माध्यम से बता सकता है। तो ये क्या हो गए, ये माध्यम हो गए। और माध्यम क्या है, एक से अधिक है। एक से अधिक का मतलब क्या हो जाता है, मल्टी। तो इसी के कारण इसको हम मल्टीमीडिया बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीमीडिया एलिमेंट्स है, जैसे टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट के माध्यम से हम जो है एक दूसरे से बातचीत या अपने जो विचार है वो प्रेषित कर सकते हैं, अपने ऑडियो के माध्यम से बोलकर, या फिर आप जो है पिक्चर ग्राफिक्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप जो है मीडियम बना सकते हो या विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो, एनिमेशन के माध्यम से। जैसे डेली बेस की बात करें तो आप जो है व्हाट्सअप का उपयोग करते हो, व्हाट्सअप में आप चैटिंग करते हो, तो चैटिंग क्या है, एक प्रकार का टेक्स्ट है। अगर आप उसमें वॉइस नोट भेजते हैं तो वो हो गई ऑडियो, अगर उसमें कोई इमेज भेज रहा है कोई भी चीज़ तो वो हो गई ग्राफिक्स। उसके अलावा कोई वीडियो भेज देते हैं आप छोटे छोटे 1-2 मिनट के, तो वो हो गया आपका वीडियो। और उसके बाद कुछ इमेज ऐसी होती है, जैसे आप लिखते हैं ना गुड मॉर्निंग करके कुछ भी लिख दिए और हिलता डुलता रहता है, तो वो हो गया एनिमेशन। तो ये सब क्या है, ये सब जो है आपके एनिमेशन मतलब जो जो भी एलिमेंट है वो सब मल्टीमीडिया की ही श्रेणी में आते हैं। तो मल्टीमीडिया आप डेली बेस पे उपयोग करते हो तो
आपको पता होना चाहिए कि मल्टीमीडिया इसी के संबंध में हमको पढ़ना है। तो ये पाँचों चीज़ को मिलाकर हो जाती है हमारी टोटल 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे हम एक-एक करके। तो यहाँ देखिए मल्टी का मतलब हो जाता है बहुत सारा और मीडियम का मतलब हो जाता है माध्यम। और एक से अधिक माध्यम का उपयोग करके जब हम एक से दूसरी जगह तक विचारों का आदान-प्रदान करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं मल्टीमीडिया। ठीक है? इसके बाद मल्टीमीडिया जो है उसके विभिन्न फीचर्स होते हैं, विभिन्न गुण होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। तो उनकी अगर बात करें तो मल्टीमीडिया जो है यूज़ ऑफ मल्टीपल मीडियम, मल्टीमीडिया में बहुत सारे मीडियम का उपयोग होता है जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स है, अलग अलग प्रकार के। नॉन लीनियर, ये लाइन से नहीं होते, कभी भी कोई भी हम जो है प्ले कर सकते हैं या फिर जैसा भी। इंटरेक्टिव होते हैं, क्लिक करने पर काम करते हैं, एक साथ जुड़ाव होता है इनका, इंटीग्रिटी होती है। और डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, कभी भी आप देखोगे तो मल्टीमीडिया के जितने भी एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं टीवी में हमको डिस्प्ले होंगे, प्रोजेक्टर में होंगे, एलईडी में होंगे, या फिर जो बोर्ड है, मोबाइल है या मॉनिटर है, इन सभी में ये सब क्या है, डिजिटल रूप से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो आगे चल के एक एक करके देखते हैं। जैसे हम बात करें मल्टीमीडिया की, तो मल्टीमीडिया की यूजेस हम देख लेते हैं। तो मल्टीमीडिया की यूजेस के अंतर्गत अगर देखें तो सबसे पहली बात हो जाती है, तो यहाँ पे हमको जो है ऑडियो हर जगह उपयोग होता है। आज की डेट में आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज़, तो वो किसके माध्यम से सुन पा रहे हैं, ऑडियो के माध्यम से। आप स्क्रीन पे जो चीज़ें देख रहे हैं वो हो गई टेक्स्ट। अगर मैं कोई ग्राफिक्स से दिखाऊँ, आपको पिक्चर दिखाऊँ, तो वो हो गई आपकी ग्राफिक्स। और हिलती डुलती पिक्चर को हम क्या बोल देते हैं, एनिमेशन। और चलचित्र यानी कि हम अगर कंटिन्यू एक साथ पिक्चर को बिना जर्क के अगर प्ले कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, वीडियो कहलाती है। ठीक है, और दुनिया के हर जगह, मतलब हर जगह छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक आज की डेट में बिना मल्टीमीडिया के कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं बिना मल्टीमीडिया के, यानी कि मल्टीमीडिया का उपयोग हर जगह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम बात करें नॉन लीनियर की, नॉन लीनियर का मतलब क्या हो जाता है, जैसे टीवी शो की बात करें, मोशन पिक्चर को लीनियर माना जाता है, परंतु यदि हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये नॉन लीनियर होता है। मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार इसको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर मान लो ये वीडियो है, वीडियो को हम प्ले करते हैं, तो ये जो वीडियो है वो वीडियो को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आगे पीछे यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार। जैसे BLC प्लेयर आपने चलाया होगा, आपने मोबाइल में MX प्लेयर चलाया होगा या कोई वीडियो प्लेयर, तो उसमें आपने देखा होगा प्ले कर देते हैं और जो स्लाइडर है इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। ऐसा नहीं कि लाइन से देख रहे हो, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इंटरेक्टिव यहाँ पे होता है जो भी आपका मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा इंटरेक्टिव तो हमने देख लिए, पॉज, प्ले, जो भी हम सारी चीज़ कर सकते हैं। इंटीग्रिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे जब भी आप वीडियो देखते हो तो वीडियो में आपने देखा होगा टेक्स्ट भी दिखता है, आपको साउंड भी सुनाई देता है, और वीडियो तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, साथ ही ग्राफिक्स भी दिखाई दे रही। तो इन सभी के कलेक्शन को अगर बोल दें तो वीडियो बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है, आपस में सभी चीज़ें इंटीग्रेट रूप से यानी कि जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें डिजिटल रिप्रेजेंटेशन की, तो डिजिटल रूप से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो एलईडी हो, डिजिटल बोर्ड हो या प्रोजेक्टर हो, सभी में हम जो है यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो ये सब डिवाइसेस क्या है, ये सब डिजिटल रूप से रिप्रेजेंट करने की डिवाइसेस है। इसके बाद इनको जो है हम दो चीज़ों से देख सकते हैं, एक तो सीक्वेंस होता है और एक होता है रैंडम। तो सीक्वेंस उसे बोलते हैं, जैसे आप टेप रिकॉर्डर सुनते थे पहले, टेप रिकॉर्डर सबने सुना होगा, किसी ने, आज के नए ज़माने के जो लोग हैं वो नहीं सुने होंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर देखा जरूर होगा टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर क्या काम करता था, एक गाना प्ले हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, ऐसे, मतलब आठवां गाना सुनना है तो 1 से लेकर 7 तक हमको गुजरना पड़ता था। पर आज की डेट में देखो, जैसे मान लो आप DVD की बात करें या फिर आप जो है कंप्यूटर में ही कोई गाने सुनना है, तो ड्राइव में मान लो 500 गाने हैं, 500 में से आपको 450 नंबर का सुनना है, तो आपको 449 से गुजरना नहीं पड़ेगा, सीधे जाकर वो 450 में ट्रैक चलेगा और प्ले हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए, रैंडम मतलब एक को प्ले कर लो, एक के बाद दो, कभी भी कोई भी जो है हम यहाँ से छलांग लगा सकते हैं। तो ये छलांग लगाने वाली प्रोसेस को हम बोल देते हैं रैंडम एक्सेस, यानी कि रैंडमली हम कोई डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और सीक्वेंस का मतलब हो जाता है लाइन से कोई डाटा को एक्सेस करना। ठीक है, अब यहाँ आगे चल के हम देखें तो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी देख ली है मल्टीमीडिया का। तो मल्टीमीडिया में बहुत सारी चीज़ें जाती है। आज की डेट में देखें तो यहाँ पे एनिमेशन तो आता ही है, कंप्यूटर में देखें तो हर जगह आप कंप्यूटर में मल्टीमीडिया का उपयोग देखोगे। म्यूज़िक मतलब ऑडियो हो जाता है, ये देखिए, वीडियो में ऑलरेडी मल्टीमीडिया है। ईमेल में देखोगे तो ईमेल में आप देखोगे टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, लिंक, सारी चीज़ भेज देते हो, तो वो सब क्या है, मल्टीमीडिया के ही एलिमेंट है। स्ट्रीमिंग करते हो तो कहीं ना कहीं इसमें भी मल्टीमीडिया है, गेमिंग में मल्टीमीडिया है,
है, इंटरनेट में मल्टीमीडिया है, तो मल्टीमीडिया के इतने सारे एलिमेंट हो जाते हैं। हालांकि हम अगर देखें तो टोटल 5 ही एलिमेंट इसके देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से? टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, ऑडियो है, वीडियो है और एनिमेशन। ये टोटल 5 एलिमेंट ही आपको देखने को मिल जाते हैं मल्टीमीडिया के। उसी से एक्सपेंड करके हमने ये जो एलिमेंट है यहाँ पे दिखाए हैं। तो मल्टीमीडिया के एलिमेंट को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाते हैं स्टैटिक और एक हो जाते हैं डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या हो जाता है? स्टैटिक का मतलब हो जाता है कंप्लीट रूप से एक स्थिर होना। जैसे मान लो कोई इमेज दिखाई गई, तो इमेज स्थिर है भाई, कोई इधर उधर देख नहीं रही, झांक रही नहीं, झांक भी नहीं रही, ताक भी नहीं रही, कुछ भी नहीं। ऐसे टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट हमने लिख दिए तो ये लगा हुआ है एक जगह, परंतु वीडियो स्थायी स्थिर नहीं रहता, ये चलते रहता है। इसका मतलब ये डायनेमिक है, बदलते रहता है। एक फ्रेम आया, दूसरा फ्रेम आया, तीसरा, ऐसे साउंड है, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम दूसरी आवाज़ है, ये चलते रह रही। एनिमेशन में भी कंटिन्यू बदलते रहता है। तो जिन एलिमेंट में बदलाव होता है उन्हें हम बोल देते हैं डायनेमिक एलिमेंट, और जिन एलिमेंट में बदलाव नहीं होता है उन्हें हम बोल देते हैं स्टैटिक एलिमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे और बात करेंगे इनके बारे में। मल्टीमीडिया की मीनिंग आप एक बार पढ़ लेना इसको, ताकि एग्जाम में लिखने में आपकी हेल्प हो सके। अब बात की जा रही है नीड्स। नीड्स बोले तो ज़रूरत, यानी कि मल्टीमीडिया की ज़रूरत आपको कहाँ कहाँ पड़ेगी, या फिर मल्टीमीडिया के लाभ आप समझ लो, एडवांटेजेस। तो मल्टीमीडिया की बात करें तो हमारे डेली बेस पर, यानी रोज़मर्रा के जितने भी काम है उसको करने में मल्टीमीडिया हमारी सहायता करता है। चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो। मल्टीमीडिया के लिए म्यूज़िक की बात करें, कोई टीचर है पढ़ा रहा है वो मल्टीमीडिया का उपयोग कर रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है उसमें मल्टीमीडिया है, कोई कंपनी की वेबसाइट है वहाँ पे मल्टीमीडिया देखने को मिलेगा। अगर आप मनोरंजन से रिलेटेड कोई चीज़ देख रहा है तो वो भी मल्टीमीडिया से रिलेटेड है। जीवन के हर क्षेत्र में आपको मल्टीमीडिया मिलेगा। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे मल्टीमीडिया की, तो मल्टीमीडिया आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मैं वेबसाइट दिखाता हूँ, ठीक है। तो वेबसाइट में आप चलोगे, जैसे स्टार्ट बटन में चले और हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते, गूगल क्रोम में चले और यहाँ हमारी वेबसाइट है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, ठीक है। तो सरकार स्टडी वेब्स .com के नाम से वेबसाइट है। यहाँ आप देखो, ये देखिए कंटिन्यू, आप देखो यहाँ पे ये एनिमेशन है, देखिए ये ऊपर उठकर दिख रहा मतलब एनिमेशन। स्लाइड होकर चला, ये भी एनिमेशन है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से हम स्लाइड चेंज कर सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ ग्राफिक्स आ रही है। जैसे आप यहाँ कहीं भी, जैसे मान लो कोर्स नोट्स में चले, PGDCA में चले, जैसे क्लिक कर रहे हैं, लिंक है और लिंक में आप जाओगे, जैसे मल्टीमीडिया में जाना तो मल्टीमीडिया से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। उसका वीडियो मिल जाएगा कंप्लीट, आप वीडियो देख सकते हैं और उसकी नोट्स भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया से रिलेटेड ही सारी चीज़ें देखने को मिल जाती। तो बिना मल्टीमीडिया के ना तो कोई वेबसाइट अछूती है और ना ही कोई अन्य जो प्लेटफॉर्म है वो रह गया है। तो आप मल्टीमीडिया की ज़रूरत देख सकते हैं, हर जगह बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो इसी को ध्यान में रखकर हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं। जैसे कि मान लो मोटा मोटी मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया का मतलब हो जाता है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा ही होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा ही होगा भाई, सबको पता है। आज की डेट में ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, परंतु न्यूज़पेपर सभी जानते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, मान लो यही न्यूज़पेपर आपको ई पेपर के रूप में मिले। कैसे मिले? ई पेपर के रूप में, इसे इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन बोल देते हैं। या कोई मैगजीन है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिले। तो अब बताइए मुझे, कोई मैगजीन हो या फिर कोई प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर हो, वहाँ पे बताइए मुझे टेक्स्ट यूज़ नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। वहाँ पे ग्राफिक्स मतलब इमेज यूज़ होती है? बिल्कुल होती है। इलेक्ट्रॉनिक पेपर की बात करें तो वहाँ पे भी ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये सब क्या है? मल्टीमीडिया के यूजेस है, यानी कि मल्टीमीडिया का उपयोग यहाँ पे कंपलसरी होता है। फिर इंटरटेनमेंट की बात करें, इंटरटेनमेंट में आप ध्यान रखो, जैसे मूवी की बात करें, मूवी में आप देखोगे मल्टीमीडिया का उपयोग होता है कि नहीं, म्यूजिक में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है, गेम्स में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। तो इनको आप अपने हिसाब से समझा सकते हैं। एजुकेशन की बात करें, आज की डेट में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में आपको साउंड भी सुनाई दे रहा है, आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है और वीडियो तो कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे आपको इमेजेस भी दिखेगी, तो यहाँ पे भी मल्टीमीडिया का उपयोग हो रहा है एजुकेशन में। इंजीनियरिंग में अगर बात करें, लाइन है, ग्राफ है, चार्ट है या फिर कोई फ्रेम है, सारी चीज़ें हमको ड्रॉ करना, ग्राफ वगैरह, तो वो उसके लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ रही है इंजीनियरिंग में? मल्टीमीडिया की। मेडिकल साइंस की अगर बात करें, मेडिकल साइंस में भी आपको मल्टीमीडिया देखने को मिल जाता है। विभिन्न प्रकार की मशीनें आ गई है जहाँ पे इमेजिनरी MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, ये सब क्या है? ये सब मल्टीमीडिया की यूजेस है। इसके अलावा देखोगे तो बिजनेस कम्युनिकेशन एंड कॉरपोरेट ट्रेनिंग में आपको मल्टीमीडिया ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बिजनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया का उपयोग करेगा। जैसे वो प्रोजेक्टर का उपयोग करता है, डिजिटल बोर्ड का, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, प्रेजेंटेशन के माध्यम से यहाँ कर सकता है। कॉरपोरेट ट्रेनिंग में इसकी ज़रूरत
पड़ती है। अगर आपको स्पेशल इफेक्ट देना है तो आपको इमेज देना पड़ता है, साथ ही आपको ग्राफिक्स देना पड़ता है, स्टिकर वगैरह, इमेज जो भी स्पेशल लोगोस वगैरह होते हैं, सब क्या है, स्पेशल इफेक्ट है। बिजनेस की मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग आज की डेट में डिजिटल रूप से हो गई है, तो डिजिटल में आप इमेज भी भेजते हो, आप टेक्स्ट भी भेजते हो, आप वीडियो, छोटे छोटे एनिमेशन है, ये सारी चीज़ें भेजोगे तो वो सब बिजनेस मार्केटिंग में मल्टीमीडिया का यूजेज सबको देखने को मिल जाएगा। अब वर्चुअल रियलिटी की बात करें, जो चीज़ है नहीं रियल में, उसको दिखाना क्या कहलाता है, वर्चुअल रियलिटी। और वर्चुअल रियलिटी में भी मल्टीमीडिया की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। वीडियो ऑन डिमांड, मान लो मैं वीडियो बनाता हूँ, मतलब मैं क्लास लेता हूँ वीडियो की, अगर मुझसे कोई बोले कि मुझे अपनी उसकी रिक्वायरमेंट बताकर बोले कि मुझे आप ऐसा वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा। तो वीडियो में आप देखोगे तो आप टेक्स्ट देखने को मिलेगा, उसमें ग्राफिक्स भी मिलेगा, उसमें ऑडियो भी मिलेगा और वीडियो ऑलरेडी है, तो ये कहलाता है आपका मल्टीमीडिया, वीडियो ऑन डिमांड। इसके अलावा टेलीविज़न की अगर बात करें तो टेलीविज़न में मल्टीमीडिया डेली बेस पर हम देख रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी आपको मल्टीमीडिया देखने को मिल जाता है। नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस है, जो गूगल मैप है उसमें देखोगे तो उसमें मल्टीमीडिया मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सेल की अगर बात करें, सेल मतलब हो जाता है बेचना, और इलेक्ट्रॉनिक रूप से बोले तो अमेजन है, फ्लिपकार्ट, इसमें आपको बेचना, तो मतलब वो मटेरियल बेचना, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक सेल। लाइब्रेरीज में देखोगे प्रेजेंटेशन ऑफ नेशनल लिटरेचर, इन सभी में आपको मल्टीमीडिया का यूजेस देखने को मिल जाता है। इन्हीं को हम बोल देंगे नीड्स, यानी कि आपको मल्टीमीडिया की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, या फिर इन्हीं को बोल देंगे इसके उपयोग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मल्टीमीडिया के लाभ क्या क्या है। तो कुछ भी क्वेश्चन आए, किसी भी प्रकार आए, आपको आंसर इसी से रिलेटेड लिखना है। इन सब से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे मिला है, जैसे मल्टीमीडिया इन बिजनेस, तो इससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ दिख रही है। ठीक है, ये चीज़ आप एक बार पढ़ लेना। स्कूल में इसका उपयोग कैसे किया जाता है, मल्टीमीडिया घरों में उपयोग की जाती है, मल्टीमीडिया पब्लिक प्लेसेस में, मल्टीमीडिया वर्चुअल रियलिटी में, और एडवर्टाइजमेंट में भी अगर देखें तो मल्टीमीडिया का उपयोग बृहद स्तर पर किया जा रहा है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया। प्रिंट में आप देखोगे तो टेक्स्ट है, ग्राफिक्स, इमेज देखने को मिलेगी। रेडियो में आपको साउंड मिलेगा, टीवी में आपको वीडियो और साउंड मिलेगा। डिजिटल विज्ञापन में जैसे वेबसाइट में डिस्प्ले ऐड होते हैं, रीमार्केटिंग ऐड होते हैं, वीडियो होता है, सोशल होता है, सर्च होता है और मोबाइल ऐड होता है। ये सब जो होते हैं एडवर्टाइजमेंट के टाइप होते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो लिख सको, हालांकि नहीं आएगा, फिर भी एक नॉलेज के लिए। गेमिंग की बात करें तो गेमिंग में बिना मल्टीमीडिया के पॉसिबल ही नहीं है कि गेमिंग हो जाए, तो गेमिंग में मल्टीमीडिया की ज़रूरत यहाँ पे पड़ जाती है। इसके बाद रिसर्च में अगर देखोगे तो रिसर्च में आप देखिए इस प्रकार से आपको डेमो बनाकर जो आपके डायग्राम वगैरह इससे रिलेटेड आपको यहाँ काम होते हैं रिसर्च में, तो मल्टीमीडिया यहाँ ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही इंजीनियरिंग में नक्शे वगैरह बनाए जाते हैं, तो इसमें मल्टीमीडिया की ज़रूरत पड़ जाती है। अब बात कर लेते हैं डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया को डेवलप करने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म यहाँ पर ज़रूरी होते हैं, तो ये आपको एक तरीके से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पूछ लेगा, दूसरा पूछ लेगा कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट जो मल्टीमीडिया की है वो क्या है, तो उसके बारे में और देखेंगे, पर यहाँ पे एक मोटा मोटा आप जान लो। जैसे शुरुआत में अगर देखें तो टेक्स्ट से रिलेटेड हम काम करते थे मल्टीमीडिया में, तो हमको पड़ती थी ज़रूरत एम एस डॉस की, पर एम एस डॉस वर्तमान में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमको ज़्यादातर ज़रूरत किसकी पड़ती है, विंडोज़, जो कि एक प्रकार का GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये जो है आपका CUI है, यानी कि करेक्टर यूज़र इंटरफेस, और ये हो गया आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिल जाती है, लाइनेक्स, जो कि ओपन सोर्स है, और ये भी एक प्रकार से GUI प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। आगे चल के देखें तो MS डॉस के बारे में बेसिक रूप से अगर देखें तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में मैंने सारी चीज़ें बता दी हूँ, आप वहाँ भी पढ़ लोगे तो भी चलेगा। तो इस प्रकार का विंडो होता है जिसमें हम कमांड को रन करते हैं। उसके बाद हमने विंडोज़ में सारा काम कर लिया, उसके वर्जन भी देख लिए PC पैकेज के अंतर्गत, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ये मैंने एक मोटा आइडिया दिया हूँ ताकि आपको लिखते बन जाए कि आपको लिखना क्या है। ठीक है, लाइनेक्स भी हमने पढ़ लिए हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है फ्री में, और उसके कंटेंट में चेंज करके उसको अपलोड कर सकता है। विभिन्न प्रकार के वर्जन मिलते हैं जिनको हम फ्लेवर्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया के कंपोनेंट जैसे कि मैंने बताया था, दो स्टैटिक होते हैं जिसको हम टेक्स्ट और ग्राफिक्स बोलते हैं, और तीन आपके डायनेमिक होते हैं जो कि वीडियो होता है, एनिमेशन होता है और ऑडियो होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट एक प्रकार से अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं। नॉर्मली अगर हम टाइप करें, जैसे इन्फॉर्मेशन हमको बनाना है तो उसमें हम टेक्स्ट को रखते हैं जिसमें बहुत कम स्टोरेज ही लेता है।
मतलब अगर मेमोरी में बात करें तो छोटी सी जगह में, छोटे से एमबी में बहुत सारा टेक्स्ट हमको आ जाता है, जिसमें हमको फ़ॉन्ट का चुनाव करना होता है, फ़ॉन्ट कलर क्या होने चाहिए, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमको देखना होता है। टाइटल, कंटेंट, टूल, ये सारी चीज़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं एम एस वर्ड को और सीधे प्रैक्टिकल में ध्यान देते हैं। तो यहाँ एम एस वर्ड में चलें और हम अगर यहाँ देखें तो हमने टेक्स्ट को मान लो टाइप करें। तो अब ये देखिए टेक्स्ट के सेलेक्ट करने के बाद इसके साइज़ होते हैं। मतलब पहला क्या हो गया, साइज़ हो गया। उसके बाद साइज़ के बाद इसका जो है फ़ॉन्ट का फैमिली होता है। मान लो यहाँ पे हिंद फ़ॉन्ट दे दी या खंड दे दी। उसके बाद हमने इसको टाइटल वगैरह दे दिए, या मान लो डेमो, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं प्रैक्टिस टेक्स्ट। और ये प्रैक्टिस टेक्स्ट को हम जो है हेडिंग बनाना चाहते थे। हेडिंग हम स्टाइलिश कर सकते हैं। स्टाइलिश करने के बाद इसको बोल्ड कर दो, इसके बाद इसको बड़ा करके सेंटर कर दो, और चाहे तो फ़ॉन्ट आप बदल सकते हैं। ये देखिए हमने फ़ॉन्ट बदल दिए। बोल्ड आपको नहीं करना है, ऐसे कर दो। इसके हम कलर कर सकते हैं, इसकी स्टाइल बदल सकते हैं, देखिए वर्ड आर्ट वगैरह। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट है, और बहुत सारी चीज़, नंबरिंग कर सकते हैं, इसमें स्टाइलिश कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, टेक्स्ट के ऑपरेशन है। तो इन सब के बारे में भी आप जो है मल्टीमीडिया के टेक्स्ट वाले भाग में लिख सकते हैं, क्योंकि आपने एम एस वर्ड पढ़ा है। तो एम एस वर्ड पढ़ लिया है तो आप उसका उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम यहाँ पे। टेक्स्ट के लिए कौन कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो मुख्य रूप से टेक्स्ट के लिए क्या होना चाहिए, टाइपिंग डिवाइस होनी चाहिए। कौन सी, कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में बेसिक रूप से आप लिख सकते हैं। फिर अगर आपके पास में प्रिंटेड मटेरियल है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए OCR डिवाइस होनी चाहिए, जो इसको मतलब सॉफ्ट कॉपी में बदल सकें। उसके बाद दूसरी ज़रूरत क्या होनी चाहिए, इनपुट करने के लिए, चलो ठीक है, दिखाने के लिए हमको मॉनिटर होना चाहिए, और प्रिंट करने के लिए प्रिंटर होना चाहिए। इसके बाद जैसे पिक्चर, ग्राफिक्स टाइप किया हुआ है, ये तो OCR काम कर लेगा। तो ये बेसिक चीज़ कितनी होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए कीबोर्ड, एक होना चाहिए OCR, एक होना चाहिए मॉनिटर, उसके बाद एक होना चाहिए प्रिंटर। प्रोसेसिंग के लिए CPU तो रहेगा ही रहेगा, CPU। तो इतनी सारी डिवाइसेस हार्डवेयर हो जाती है किसके लिए, टेक्स्ट के लिए। तो ये आप लिख सकते हो हेडिंग डालकर कि टेक्स्ट के लिए कौन कौन से हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर के लिए आपको जो प्रोसेसिंग, टेक्स्ट की प्रोसेसिंग कर सके ऐसा एक सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे मान लो MS वर्ड, कौन सा होना चाहिए, MS वर्ड। तो MS वर्ड जो है एक प्रकार से टेक्स्ट की प्रोसेसिंग, या फिर हम क्या कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयोग होता है। तो MS वर्ड के बारे में आप लिख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से लेआउट वगैरह सेट करना, सारी चीज़ें हम MS वर्ड में ही करते हैं। तो ये होगी टेक्स्ट की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट। आगे चलें, टेक्स्ट की स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, न्यूज़पेपर में स्टाइल होती है कैसी, अलग अलग प्रकार से। टेक्स्ट को हम सर्च कर सकते हैं कैसे, आपने फाइंड और रिप्लेस पढ़ा है। फाइंड रिप्लेस मतलब अगर आपको कोई शब्द ढूंढना है तो आप फाइंड कर सकते हैं, और उस ढूंढे गए शब्द के बदले में कोई दूसरा लाना है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से करोगे, कंट्रोल के साथ F उपयोग कर सकते हैं आप, या कंट्रोल के साथ H उपयोग कर सकते हैं। तो फाइंड और रिप्लेस यहाँ पे काम करेगा किसमें, वर्ड प्रोसेसर में, यानी कि MS वर्ड में। इसके बाद आप टेक्स्ट को इंपोर्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करोगे, मान लो टेक्स्ट को लाना है, तो लाने के लिए एक तो आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, तो हो गया नई फाइल। पर आपको लाना है कैसे, यहीं पे इंसर्ट करना। तो इंसर्ट में जाओ और यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, इस प्रकार से ला सकते हैं। और एक्सपोर्ट करना है तो फाइल में गए, सेव करें, और यहाँ जाकर देखिए आपको ये देखिए एक्सपोर्ट करने के लिए आप कर सकते हैं PDF में, XPS में, वर्ड टेम्पलेट में, या फिर टेक्स्ट फाइल, रिच टेक्स्ट फाइल, प्लेन फाइल, इन सभी में आप ओपन डॉक्यूमेंट फाइल, टेक्स्ट फाइल, ये सब में आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स क्या है, ग्राफिक्स एक प्रकार से क्या है, कंप्यूटर की मदद से पिक्चर बनाना, उसको प्रस्तुत करना, उसको सुधार करना और उन्हें प्रदर्शित करना। ये 3-4 चीज़ें शामिल है किसमें, कंप्यूटर की ग्राफिक्स में। तो इनके बारे में और देखेंगे विस्तार से। यहाँ देखिए बच्चों को अगर मल्टीमीडिया द्वारा शिक्षित करने के लिए हम बात करें तो वहाँ पे हमको ग्राफिक्स या चित्रों की ज़रूरत पड़ती है। डायग्राम हो गया, पिक्चर हो गया, कुछ मोनो, लोगो, बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा देखिए एक घोड़े की फ़ोटोग्राफ उसके टेक्स्ट के विवरण के साथ दिखाए तो बच्चा जल्दी समझता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम यहाँ चलें, कहाँ पे, यहाँ, ठीक है। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़े की किताब, है ना। ये देखिए पहाड़ी की किताब या पहाड़ी की पुस्तक अगर बात करें तो इमेज में जाकर देखेंगे तो यहाँ देखिए जैसे बहुत सारी चीज़ें, या देखिए यहाँ देखिए
ये पहाड़ी की किताब में देखोगे तो यहाँ देखिए ए लिखा हुआ है, पर ए के साथ में क्या लिखा है, मतलब बना है एप्पल, बी के साथ में बॉल बनी है, सी के साथ में कैट बनी, तो इससे बच्चा आसानी से समझ जाता है। मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टेक्स्ट अगर लिख दें तो समझने में कठिनाई होगी बहुत ज़्यादा और बोर करेगा बहुत। तो इसके साथ हम क्या प्रिंट करते हैं, ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गई होगी। तो ये देखिए पहाड़ी की किताब आपको यहाँ पे भी दिख रही है। उसके बाद ग्राफिक्स दो कैटेगरी में होती है, एक लाइन ड्राइंग होती है और एक होती है इमेज। इमेज फाइनली हमको इमेज पर्टिकुलर दिखती है, लाइन ड्राइंग ऐसी टूटी फूटी कुछ भी हम बना सकते हैं। तो लाइन ड्राइंग हम ये देख सकते हैं, ये देखिए हम इसके मदद से पेंसिल की मदद से भी बना सकते हैं। ये देखिए लाइन ड्राइंग यहाँ पे चले तो लाइन ड्राइंग हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर देखें जो भी है हम बना सकते हैं, परंतु इस प्रकार से जो ऑब्जेक्ट है वो भी लाइन ड्राइंग कहलाते हैं और पेंसिल की मदद से बनाते हैं वो भी लाइन ड्राइंग कहलाते हैं। पर यदि हम बात करें यहाँ पे इमेज की, तो इमेज इस प्रकार से देखने को मिल जाती है जो कि कैप्चर होती है या फिर बनाई जाती है। तो दोनों के बारे में आप देख सकते हैं, लाइन ड्राइंग में लाइन ऑब्जेक्ट होते हैं और इमेज में पिक्सल होते हैं। तो दोनों चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए पिक्चर और ग्राफिक्स के लिए जो हार्डवेयर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ देखिए आपको सबसे पहली बात इमेज ड्रॉ करने के लिए माउस की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप देख सकते हैं ग्राफिक्स टैबलेट है, स्टाइलस है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटर स्क्रीन जो जिस पर हम इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ कोई भी चीज़ ऐसे बना दिए, तो ये कैपेसिटी होना चाहिए मॉनिटर में। उसके बाद स्कैनर होना चाहिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट डिजिटाइजर जो कि इनपुट के रूप में जनरेटिव ग्राफिक्स एप्लीकेशन में मौजूदा ड्राइंग को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक और स्कैनर होना चाहिए जो कि इमेज को कैप्चर कर सके, और कंप्यूटर की स्क्रीन जो कि ग्राफिक्स को डिस्प्ले कर सके, ये होना चाहिए कैपेसिटी। फिर लेज़र प्रिंटर या प्लॉटर होना चाहिए जो कि इसको हार्ड कॉपी में बदल सके। तो मुख्य रूप से क्या होनी चाहिए, एक माउस होना चाहिए, माउस से रिलेटेड चीज़ें, जॉयस्टिक या डिजिटाइजर, स्क्रीन कैपेसिटी होना चाहिए, स्कैनर होना चाहिए, उसके बाद लेज़र प्रिंटर होना चाहिए, प्लॉटर। तो इतनी चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ती है हार्डवेयर के रूप में, किसके लिए, पिक्चर और ग्राफिक्स के लिए। इसके बाद आइडियो की बात करें तो आइडियो क्या है, आइडियो को हम बोल देते हैं एक प्रकार की वाइब्रेशन। क्या है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो हमारे कानों को सुनने योग्य मतलब सुनाई देती है, जैसे भी हमको साउंड के रूप में बदलती है, तो वो एक प्रकार का वाइब्रेशन है जो हमें सुनाई देता है, उसे हम बोल देते हैं आइडियो या साउंड। तो आइडियो को, कंप्यूटर आइडियो को डेवलप करना, बनाना, उसकी रिकॉर्डिंग करना, उसका प्लेबैक करना, ये सारे काम किस में आ जाते हैं, आइडियो में आ जाते हैं। तो मल्टीमीडिया का ये महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। मान लो एक वीडियो प्ले करना है और उसमें आइडियो नहीं है, तो वो कैसा लगेगा, बेकार लगेगा। जैसे आप मूवी देखते हो तो मूवी में साउंड नहीं है तो मज़ा ही नहीं आएगी, मतलब उसका पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ, वीडियो में अगर साउंड ख़राब है या साउंड है ही नहीं तो आप वीडियो वैसे भी नहीं देखोगे। तो साउंड जो है 90% भूमिका अदा करता है। मतलब कोई भी वीडियो अगर मैं उसमें साउंड अच्छा है तो 90% वो वीडियो है वो अच्छा हो चुका है, उसके बाद 10% बची क्वालिटी की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो आइडियो की कितनी भूमिका है वो आप समझ गए होंगे। बिना आइडियो के कोई भी चीज़ें मतलब उसका सेंस नहीं होता है। अब आइडियो को प्रोसेस करने के लिए कुछ हार्डवेयर होते हैं, जैसे सबसे पहली बात तो साउंड कार्ड होता है, ठीक है। साउंड कार्ड जिसमें आप पिन वगैरह अटैच करते हो, जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूँ साउंड कार्ड के बारे में। तो यहाँ देखिए मैं साउंड कार्ड दिखा देता हूँ, सारी चीज़ दिखा देता हूँ तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए मदरबोर्ड में देखें तो मदरबोर्ड में ये साउंड कार्ड इनबिल्ट होता है, परंतु यदि ना हो तो क्या करना है, जैसे मैं यहाँ अब इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये सेव कर लेते हैं हम यहाँ पे और इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ देखिए साउंड कार्ड देखोगे तो यहाँ देखिए आपको पिन मिलेगी, ये वाली जो ग्रीन वाली पिन है इसमें आप साउंड सुन पाते हैं, बाकी पिन सपोर्टिंग पिन होती है, जैसे माइक्रोफोन की या अदर साउंड के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाती। तो अगर साउंड कार्ड मदरबोर्ड में नहीं है तो ये देखिए स्लॉट होता है, एक्सपेंशन स्लॉट होता है मदरबोर्ड में, जहाँ ये अटैच किया जाता है। तो मैं आपको वो भी दिखा देता, परंतु हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी एक बार देख लीजिए। जैसे मदरबोर्ड एक्सपेंशन एक्सपेंशन स्लॉट देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मदरबोर्ड के अंतर्गत अगर देखोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो आपको ये चीज़ें दिख रही, देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड अटैच होता है, साउंड कार्ड और ईथरनेट कार्ड, ये तीन चीज़ों के लिए एक्सपेंशन स्लॉट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहीं पे हमारा साउंड कार्ड अटैच होता है, ग्राफिक्स मतलब जो आपका मदरबोर्ड है उसमें। बाकी पोर्ट अलग है, या हार्डवेयर की बातें हो गई, अलग से हम बात करेंगे इसमें। तो पहली चीज़ तो हो गई साउंड कार्ड जो कि साउंड को प्रोसेस करेगा। दूसरी चीज़ हो गई माउस,
मतलब सॉरी माइक, दूसरी चीज़ क्या हो गई माइक, जो कि साउंड को इनपुट के रूप में लेगा। जैसे मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं तो मैंने किससे रिकॉर्ड किया है, माइक्रोफोन से। माइक्रोफोन से आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है और वो हम कहीं भी उसका यूज़ कर लेते हैं। अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हो गया एनालॉग, उसको डिजिटल रूप से प्रोसेस करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ होता है किसके लिए, एनालॉग साउंड को डिजिटल साउंड में बदलने के लिए। अब डिजिटल साउंड फिर से हमको सुनाई देना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की। तो दो चीज़ यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। फिर एक हो गया इनपुट साउंड को डिजिटाइज करने में मदद करता है ये। इसके बाद आउटपुट डिवाइस जैसे कि स्पीकर की ज़रूरत हमको पड़ती है या हेडफोन की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम सुनेंगे, और यहाँ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा होता है तो वो हमको यहाँ ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद साउंड एडिटर जो साउंड क्लिप को कट और पेस्ट कर सके, तो ये चीज़ जो हो जाती है सॉफ्टवेयर में आ जाती है, तो वो हम आगे और देखेंगे। वीडियो की बात करें तो वीडियो में क्या हो जाता है, विभिन्न इमेजेस एक साथ अगर हम सीक्वेंस में रख देते हैं और उनको रिकॉर्ड करके डिस्प्ले करा देते हैं बिना जर्क के, तो वो क्या कहलाता है, उस सीक्वेंस को हम बोल देते हैं जर्क फ्री मोशन या वीडियो बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको प्ले करते हैं तो सिंपल सी बात है ये प्ले हो जाएगा बिना जर्क के। जैसे इमेज भी हम वीडियो बना सकते हैं तो वो भी प्ले हो जाएगी, तो इसको हम वीडियो बोल देते हैं। आगे चलेंगे तो वीडियो के लिए हार्डवेयर क्या पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा चाहिए, ठीक है, जो वीडियो बना सके। फिर उसको प्ले करने के लिए मॉनिटर चाहिए, और उसके बाद इसमें भी जैसे साउंड हम करते थे एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, तो एनालॉग जो मतलब वीडियो होता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है और डिजिटल को फिर से एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो दो कन्वर्टर चाहिए, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। फिर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वीडियो एडिटर्स चाहिए, जैसे कि प्रीमियर प्रो है, कैमटेसिया तो एडिटर नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डर है। फिल्मोरा चाहिए जो वीडियो एडिटर के रूप में जाना जाता है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है वीडियो एडिटर के लिए जाने जाते हैं। iMac ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये एनिमेशन देखिए, आप एनिमेशन मतलब देखिए आपको कोई पिक्चर चेंज होती हुई नज़र नहीं आती, वही पिक्चर बार बार फ्रेम जो है वहीं रिपीट हो रहा है। तो जब बार बार एक ही पिक्चर के फ्रेम बार बार रिपीट होते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एनिमेशन। क्या बोल देते हैं, एनिमेशन उसे बोल देते हैं। आगे चलें हम यहाँ पे, एनिमेशन तो आप समझ गए, हवा में उड़ती हुई चिड़िया बार बार दिखाई देती है तो वो एनिमेशन कहलाता है। एनिमेशन के लिए कुछ हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इमेज जनरेशन टूल या और डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, वीडियो कैप्चर बोर्ड है। उसके बाद मॉनिटर चाहिए जो दिखाए उसको। उसके बाद रिफ्रेश रेट अच्छा होना चाहिए। रिफ्रेश रेट बोले तो बार बार पिक्चर बदल रही ना, वो कहलाता है रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट आपका होना चाहिए जो मॉनिटर है उसका अच्छा। उसके बाद मल्टीमीडिया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में अगर आए तो आपसे बन जाए। तो यहाँ देखिए आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के पहले हम सबसे पहले हार्डवेयर देख लेते हैं। तो हार्डवेयर में देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले प्रोसेसर चाहिए। प्रोसेसर बोले तो सीपीयू चाहिए, और सीपीयू के बाद हमको चाहिए मॉनिटर। मॉनिटर के बाद चाहिए वीडियो कैप्चर कार्ड चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर आउटपुट फिल्म, इसकी ज़रूरत तो अभी नहीं पड़ रही है फिर भी लिख ली हमने। फिल्म रिकॉर्डर चाहिए। वॉइस आउटपुट डिवाइस चाहिए जो साउंड वगैरह होते हैं। साउंड कार्ड और स्पीकर चाहिए। ईयरफोन चाहिए। प्रोजेक्टर या जो भी आपका प्रोजेक्शन के लिए उपयोग होता है, डीवीडी आज की डेट में नहीं पड़ती ज़रूरत, और फोटो सीडी, ये सब ऑप्शनल है पर हमको लिखने में क्या जा रहा है, लिखना ही है ना, उपयोग भले ही नहीं हो रही है। तो यहाँ देखिए सबसे पहली बात सीपीयू जो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, जो कि प्रोसेसर होता है। और प्रोसेसर कैसा होना चाहिए, आज की डेट में मिनिमम जो मल्टीमीडिया के लिए प्रोसेसर होना चाहिए मिनिमम i3 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, डुअल कोर और बाकी चीज़ यूज़ करोगे तो आप मल्टीमीडिया उपयोग नहीं कर सकते। i5 भी यहाँ पे कंपलसरी होता है, हालांकि हम जो है i3 से यहाँ काम शुरू कर सकते हैं। ठीक, और जनरेशन लगभग जो है 8th के ऊपर होना चाहिए, 8th 10th के ऊपर। अभी क्या चल रही है 14। उसके बाद मॉनिटर चाहिए जिसमें सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे हो, जिसमें जो क्षमता हो 1920x1080 दिखाने की क्षमता हो, यानी कि आप ऐसा मान लो फुल एचडी दिखाने की क्षमता हो, वो मॉनिटर यहाँ पे चाहिए। उसके बाद आपको वीडियो कैप्चर कार्ड चाहिए जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की कैपेसिटी रखता हो। इसके बाद आपको चाहिए कंप्यूटर आउटपुट फिल्म। तो ये फिल्म जो है पहले चलती थी, आज की डेट में ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अब एक बार पढ़ लेना ताकि एग्ज़ाम में लिख सको। फिल्म रिकॉर्डर चाहिए, कैमरे के समान ही इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद वॉइस आउटपुट डिवाइस चाहिए जो मतलब एक प्रकार से कंप्यूटरीकृत जो आवाज़ होती है उसको अलग अलग जगह यहाँ पहुँचाने में म्यूजिक मतलब जो है मदद करती है।
फिर साउंड कार्ड और स्पीकर चाहिए जो आपको सुनने में मदद करते हैं। ऐसे ही देखिए मिडी होता है, मिडी मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसके बारे में आगे और पढ़ने वाले हैं। ईयरफोन चाहिए जो आपकी आवाज़, जो प्रोसेस की हुई आवाज़ को सुनने में मदद करता हो। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में देखिए वीडियो प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद आप देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे डीवीडी चाहिए। डीवीडी 4.7 जीबी और 17 जीबी दो भागों में आती है। आज की डेट में कम ज़रूरत होती है, परंतु ये लिख सकते हैं आप। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड माउस चाहिए, फोटो सीडी चाहिए। ये सब जो है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है किसकी, मल्टीमीडिया की। और सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, सॉफ्टवेयर में आपको बेसिक रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जैसे कि विंडोज़ है, लाइनेक्स है। मल्टीमीडिया फाइल को देखने के लिए वीएलसी प्लेयर, म्यूज़िक प्लेयर, फ़ोटो देखने के लिए पिकासा। इसके अलावा मल्टीमीडिया फाइल को बनाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। फिल्मोरा चाहिए, ठीक है, जो कि आपका वीडियो एडिट करे, कैमटेसिया रिकॉर्ड कर सकता है। इसी प्रकार प्रीमियर चाहिए, साथ ही ब्लेंडर चाहिए जो एनिमेशन बनाने के लिए सक्षम हो। तो ये सब क्या है, मल्टीमीडिया फाइल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में हमने यहाँ पर देखे हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हमने पहले भी पढ़ ली है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। जैसे विंडोज़ है, लाइनेक्स है, एंड्रॉयड है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ मल्टीमीडिया फाइल को देखने के लिए कुछ प्लेयर होने चाहिए, जैसे एमएक्स प्लेयर एंड्रॉयड में उपयोग होता है, और बीएलसी प्लेयर आपका ये भी मतलब एक प्रकार से ये तो विंडोज़ में उपयोग होता है, ये एंड्रॉयड में भी आ चुका है आज की डेट में। उसके बाद और कुछ है, जैसे इमेज देखने के लिए आपको गैलरी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। गाने सुनने के लिए आपको विनैप का उपयोग कर सकते हैं आप एप्लीकेशन। मल्टीमीडिया फाइल बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फोटोशॉप की बात करें तो फोटोशॉप जो है इमेज सॉफ्टवेयर है, डिजिटल इमेज को बनाने, उसको एडिट करने के लिए। डायरेक्टर की बात करें तो सीडी रोम तथा वेब हेतु ऑथरिंग मल्टीमीडिया टूल है। एडोबी प्रीमियर, एडोबी प्रीमियर जो है डिजिटल वीडियो और पोस्ट प्रोडक्शन टूल माना जाता है, जिसमें हम वीडियो एडिट कर सकते हैं। साउंड एडिटर की बात करें तो यहाँ ऑडिशन और जो है आपको देखने को मिल जाता है ऑडासिटी। इसके अलावा फ्लैश, फ्लैश की बात करें तो ये एनिमेशन बनाने का काम करता है। फ्रंट पेज की बात करें तो www या इंटरनेट के लिए ऑथरिंग टूल माना जाता है। एलियास वेब फ्रंट की बात करें तो गेम्स और फिल्म्स हेतु 3D टूल्स यहाँ पे माना जाता है। तो चलिए हम एक एक करके पहले न्यू प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं उसके बारे में, जैसे आपको पता ही होगा। न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम पावर पॉइंट स्टार्ट करें, न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन या टेम्पलेट का उपयोग करके हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उसके बाद उसमें हम स्लाइड एंटर कर सकते हैं एक एक करके ढेर सारी। उसमें हम जो है स्मार्ट आर्ट उपयोग कर सकते हैं, उसमें इंसर्ट कर सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स वगैरह, डिज़ाइन कर सकते हैं उसको, ट्रांजिशंस उपयोग कर सकते हैं, एनिमेशन है। स्लाइड शो में हम करंट स्लाइड और बिगिनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम विभिन्न व्यू और मास्टर व्यू का उपयोग करके इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगी। हमने प्रेजेंटेशन में काम किया है पावर पॉइंट में, तो उसके बारे में आप कंप्लीट रूप से यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बना दिया हूँ। हालांकि आपको इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे पीसी पैकेज का क्वेश्चन आपका काम आ जाएगा। अब एक बात की जा रही है कि फोटोशॉप का उपयोग करके नई इमेज कैसे बनाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन तो हमने ऑलरेडी देख ली है, उसको हम बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पीसी पैकेज में देख ली। हम सीधे फोटोशॉप को ओपन करते हैं। फोटोशॉप हमारे पास में देखिए पुराना वर्जन ओपन कर लेते हैं, इस प्रकार से फोटोशॉप 7.0। ये देखिए हमारे पास में फोटोशॉप स्टार्ट हो चुका है। हम कहाँ जाएंगे, फाइल में जाएंगे। पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर न्यू पर या Ctrl+N पर क्लिक करेंगे। ये देखिए फाइल में जैसे का यहाँ पे नाम आ गया, नाम में हमने दे दी माई इमेज। और उसके बाद हम यहाँ पे साइज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 4:6 उसका साइज़ आ गया, हाइट बिट, उसका रेजोल्यूशन भी आ गया। और इसके कंटेंट कैसे लेना है, कलर मॉडल कैसे लेना है, ये सारी चीज़ आ गई। और उसके बाद कर देंगे ओके, ये इमेज बन गई। अब यहाँ क्या है, मान लो आपको कलर करना है, तो कलर करना है तो देखिए पेंट बकेट टूल का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, कलर। जैसे मैं यहाँ लाइट कलर ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने लाइट कलर ले लिया। उसके बाद मैं इसमें जो है कुछ शेप वगैरह बना लेता हूँ। शेप कैसे बनाना भाई, ये देखिए हमने इलिप्स लिए, और इलिप्स लेके ये जो येलो कलर है इसको चेंज कर दिए। मान लो इसका कलर हम कर देते हैं इस प्रकार से, ब्लू कर दो। ये देखिए हमने कर दिए ब्लू, और यहाँ पे हमने जो है इसका एक शेप बना लिए। उसके बाद हम जो है यहाँ टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट का कलर हम फिर से चेंज कर देते हैं वाइट, और वाइट करके हम जो है यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं। जैसे हमने लिखे हैं SSW, और इस SSW के फॉन्ट को हम चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ चेंज करते हैं हिंद, और उसके जो टाइप है उसको सेमी बोल्ड कर देते हैं, और उसका साइज़ को हम कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा।
और इस मूव टूल का उपयोग करके हम इसको जो है क्या कर देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर दो, ये देखिए। और उसके बाद हम यहाँ नीचे कुछ शेप वगैरह ला सकते हैं, पिक्चर ला सकते हैं। सारा काम करने के बाद क्या करोगे, फाइल में जाओगे और आप इसको सेव करोगे। सेव करोगे, देखिए सेव का डायलॉग बॉक्स आया, इमेज आ गई और उसके बाद पीएचडी। फोटोशॉप का एक्सटेंशन पीएचडी है। अगर आप चाहते हैं जेपीजी बनाना तो जेपीजी बना लो और इसको सेव कर दो। ये देखिए क्वालिटी भी दे दिया, मान लो मैक्सिमम क्वालिटी 12 और मिनिमम 0 मतलब 2 रहती है, तो इसको आप ओके कर लो, ये आपकी इमेज बन चुकी है। तो इस प्रकार आप फोटोशॉप का उपयोग करके एक इमेज बना सकते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये सारी स्टेप्स आपको यहाँ पर लिखी होगी, इसको आप देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए सारी स्टेप्स एग्जाम में लिखने को ज़रूरत पड़ सकती है। फिर फॉन्ट फेस और फॉन्ट फैमिली क्या होती है, तो हम चलते हैं एमएस वर्ड में। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ देखिए ये जो है आपको फ़ॉन्ट दिख रहा है। अब ये होम में चलोगे तो यहाँ देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है, बहुत सारे फ़ॉन्ट दिख रहा है। जैसे हिंद की बात करें तो यहाँ देखिए मैं चलता हूँ आगे, चलते हैं आपको हिंद दिखाता हूँ। एच वाली सीरीज़ में देखिए हिंद, ये फ़ॉन्ट के फेस है, परंतु ये जो हिंद है ये कंप्लीट रूप से फ़ॉन्ट फैमिली है। फ़ॉन्ट फैमिली के अंतर्गत देखोगे तो हिंद का नॉर्मल भी आता है, हिंद का सेमी बोल्ड आ जाता है, देखिए यहाँ पे मीडियम आ जाता है, सेमी बोल्ड और बोल्ड। इसके अलावा खंड भी आप देखोगे, जैसे कृतिदेव है, कृतिदेव देखिए खंड में भी अलग अलग वैरायटी मिल रही। तो ये सब जो है फ़ॉन्ट फेस, अलग अलग फ़ॉन्ट जो होते हैं वो, और फ़ॉन्ट की फैमिली मतलब एक ही में बहुत सारे ग्रुप आ जाते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सभी, उनको बोल देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट फेसेस। तो यहाँ पे आप इनके बारे में समझ सकते हैं। ये देखिए इटैलिक हम कर सकते हैं फ़ॉन्ट को, नॉर्मल अंडरलाइन या जो भी चीज़ हमको करना है सब हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये है फ़ॉन्ट की स्टाइल। डायमेंशन का मतलब हो जाता है कि कितने बड़ा साइज़ रखना है, बेस लाइन से कितना नीचे और ऊपर रखना है, हाइट कैपी जो कैप हाइट है वो सारी चीज़, अपर केस लोअर केस कैसे रखना है, ये सारी चीज़ हो जाती है डायमेंशन ऑफ फ़ॉन्ट। उसके बाद देखिए आपको ये आपने देखा होगा ना, देखिए ऊपर रखना है, नीचे रखना, हाइट कितनी रहेगी इसकी, बेस लाइन से, मीडियम है, कैप हाइट है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है जो डायमेंशन है उसके अंतर्गत। फिर मोनो स्पेस्ड एंड जो आपके अलग अलग प्रकार के फॉन्ट होते हैं, जैसे आप मान लो प्रोपोर्शनल स्पेसिंग और मोनो स्पेसिंग। तो यहाँ देखिए मोनो का मतलब हो जाता है एक शब्द, एक अक्षर की दूसरे अक्षर से कितनी दूरी है, तो ज़्यादा दूरी को हम क्या बोलेंगे, मोनो स्पेस्ड, और कम दूरी को क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल स्पेस्ड। तो यहाँ चौड़ाई के बारे में बात की जा रही है, किसकी, जो अक्षर है उसकी। तो हम यहाँ एमएस वर्ड में भी वो काम कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा फ़ॉन्ट में जाते हैं, फ़ॉन्ट में जाने के बाद एडवांस में जाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेसिंग, तो स्पेसिंग में हम कर देते हैं एक्सपेंडेड और इसको और कर देते हैं बड़ा। देखिए इस प्रकार करे, देखिए कितनी दूरी दूरी पे हो गया, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है परंतु हम इतना दूर नहीं रखेंगे। और यहाँ पे इसको कर देते हैं हम क्या, कंसीड, और कंसीड में हम कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसको हम कर देते हैं इस प्रकार। तो देखिए ये चिपक गया है, तो ये क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनल। और मोनो का मतलब दूर दूर फैला हुआ। इसके बाद हम क्या चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है ऑर्नामेंटली फ़ॉन्ट। तो ऑर्नामेंट फ़ॉन्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हम जो है बिंग डिंग नाम से जो है फ़ॉन्ट आते हैं जिनको हम ऑर्नामेंट फ़ॉन्ट की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे सबसे नीचे चलेंगे तो बिंग डिंग नाम से फ़ॉन्ट आते हैं, कहाँ पे चलेगा, देखिए यहाँ पे, ये देखिए बिंग डिंग 1 2 3, तो ये ऑर्नामेंटल फ़ॉन्ट कहलाते हैं। जैसे यहाँ चलोगे तो ऑर्नामेंटल फ़ॉन्ट जिसमें आइकॉन बन जाते हैं फ़ॉन्ट के सारी चीज़ के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलोगे तो डिंग बैट नाम के जो फ़ॉन्ट है वो भी मिल जाते हैं, जो अभी हमने देखे हैं बिंग डिंग नाम से। फ़ॉन्ट के साइज़ तो आप देख सकते हैं 1 से 72 तक रहते हैं फ़ॉन्ट में। जैसे आप यहाँ देखोगे तो 1 से 72, यहाँ तो 8 से 72, कोई दिक्कत नहीं, एक तो आप नहीं कर सकते और कम कर सकते हैं पर एक नहीं दिया है, 8 से 72। इसके बाद आप देख सकेंगे यहाँ पर फ़ॉन्ट की स्केलिंग देखने को मिल जाती है। फ़ॉन्ट की स्केलिंग बोले तो यहाँ पे आप देखोगे, देखिए स्केल दिया है, अभी स्केल, अभी तो इसको हम कर देते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल करने के बाद इसको कर देते हैं 150 स्केल। तो देखिए ये फैल गया है, स्पेस नहीं बढ़ा है, फैला है। और इसको जाकर हम कर देते हैं कितना, मान लो 80 कर देते हैं, तो देखिए चिपक गया है। और अगर फिर से जाकर हम कर देते हैं इसको 100, तो ये नॉर्मल हो चुका है। ये कहलाती फ़ॉन्ट की स्पेलिंग, यानी कि स्केल कितना चौड़ा आप कर रहे हैं, सिकोड़ रहे हो, मतलब यहाँ पे सिकोड़ रहे हो या फिर फैला रहे हो, इसको बोल देते हैं फ़ॉन्ट की स्केलिंग। और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होती है, किसी किसी एप्लीकेशन में हॉरिजॉन्टल बस होती है और किसी में वर्टिकल भी होती है। ट्रैकिंग का मतलब क्या हो जाता है, वही है, देखिए प्रोपोर्शनल के बारे में हमने बात किए थे ना, एक अक्षर की दूसरे अक्षर से दूरी या मोनो स्पेस्ड, और एक अक्षर से दूसरे अक्षर की कम दूरी को प्रोपोर्शनल स्पेस्ड बोलेंगे। तो ट्रैकिंग नॉर्मल, वेरी लूज और इसके बाद एक्स्ट्रा लूज, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है, इसको ट्रैकिंग बोल देते हैं।
लीडिंग किसे बोलते हैं? लीडिंग हम सिंपल एक लाइन की दूसरे लाइन से दूरी को लीडिंग बोलते हैं। कैसे? ये देखिए लाइन स्पेसिंग, ये देखिए कम, इस प्रकार से ज़्यादा, तो ये लीडिंग गैप कहलाता है। तो लीडिंग गैप हम उपयोग करते हैं कहाँ पे? फोटोशॉप वगैरह में, और यहाँ पे उपयोग करते हैं लाइन गैप के बारे में। फिर प्लेन टेक्स्ट और फॉर्मेटेड टेक्स्ट की बात करें तो प्लेन टेक्स्ट नोटपैड में दिखाई देता है, और फॉर्मेटेड टेक्स्ट आपका एम एस वर्ड जो आपका वर्ड पैड होता है उनमें दिखाई देता है। इसके बारे में और आगे देखेंगे। आरटीएफ की बात करें तो आरटीएफ में रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, जो कि वर्ड एम एस वर्ड मतलब जो आपका वर्ड पैड है उसमें दिखाई देता है, उसमें हम बनाते हैं। और जो आरटीएफ टेक्स्ट होता है वो आरटीएफ टेक्स्ट की बात करें, सॉरी एचटीएमएल टेक्स्ट की बात करें तो एचटीएमएल टेक्स्ट के अंतर्गत एचटीएमएल टेक्स्ट तो आता ही है, मतलब प्लेन टेक्स्ट आ जाता है, और एचटीएमएल टैग दोनों का कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? एचटीएमएल टेक्स्ट बोल देते हैं। इसका उपयोग वेब के लिए किया जाता है, तो इसके बारे में पढ़ लेंगे आगे, उसकी दिक्कत नहीं है। कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है एचटीएमएल टेक्स्ट। कैसे भाई? स्टार्ट टैग जो है आपका एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है, स्टार्ट और एंड इस प्रकार से। तो यहाँ स्टार्ट टैग होगा, और जैसे ही हम एंड करेंगे तो स्लैश लग के यहाँ पे एंड टैग लिख देंगे स्लैश लगा के, जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए। हेड के बाद यहाँ हेड बंद हो गया, बॉडी के बाद यहाँ बॉडी बंद हो गई, टाइटल यहीं स्टार्ट हुआ यहीं पे बंद हो गया। ये सब क्या है? ये सब जो है स्टार्ट और एंड टैग है। आगे चलें। ओएलई कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, तो ओएलई कॉन्सेप्ट हम समझते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड में ही, बेसिक रूप से आपको समझा देता हूँ। यहाँ चले हम, और यहाँ जाकर इंसर्ट में चलते हैं, और आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा जैसे वर्कशीट है। चलिए वर्कशीट पे ही काम करते हैं नॉर्मल, ओके करें। अब वर्कशीट में हम आ गए, देखिए वर्कशीट का एनवायरनमेंट आ गया। यहाँ सिंपल हम जो है कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं जो है क्या इंसर्ट कर लेता हूँ? सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, और सीरियल नंबर हम एक ले लेते, दो ले लेते, 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। और नेम में हम ले लेते हैं इस प्रकार से, कुछ भी नाम ले लेते हैं। ये हमने नाम ले लिए कुछ। एड्रेस हम सिंपल एक ही ले लेते हैं। ये देखिए इस एड्रेस को हम चलते हैं और यहाँ तक हम जो है कंट्रोल टी कर देते हैं, और इनकी जो साइज़ है थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, और हम जो है इसको क्या कर लेते हैं? थोड़ा इस प्रकार छोटा कर लेते हैं, और छोटा करने के बाद इनको कर लेते हैं बॉर्डर। बॉर्डर कैसे करोगे? यहाँ से बॉर्डर कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको कर देते हैं बाहर। तो आप देखिए ये जो है आपका बनकर यहाँ आ गया एम एस वर्ड में, परंतु ये जुड़ा किससे है? एक्सेल से। तो हम राइट क्लिक करेंगे तो भी यहाँ देखिए आपको एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, और ओपन करोगे तो भी एक्सेल में ओपन हो जा रहा है। और हम एक्सेल में जाकर फिर से एडिट करेंगे, और एडिट करेंगे देखिए यहाँ पे हम जो है क्या कर सकते हैं? कलर वगैरह कर लो, बोल्ड कर दो, ये देखिए इस प्रकार, और बाहर क्लिक करो तो देखिए फिर से क्या हो गया है? ये एडिट हो चुका है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, पर किसका है? किसी अदर एप्लीकेशन का। तो इसी को बोल देते हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, मतलब हम वहाँ एडिट कर रहे हैं तो भी यहाँ पे एडिट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो यहाँ देखिए ये सर्वर है, ठीक है, सर्वर, हाँ ये तो अलग सिस्टम बताया गया है। यहाँ पे मैंने सिंपल आपको बता दिया, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं रखना है। आप एम एस वर्ड में जाओ, आप अलग ऑब्जेक्ट इंसर्ट करो, और उसमें एडिट करके देखो, तो ओएलई ऑब्जेक्ट के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में आप पढ़ लेना। लिंक ऑब्जेक्ट भाई एडिट कर सकते हैं हम, ठीक है, या फिर पेस्ट के थ्रू भी लिंक कर सकते हैं। कैसे? मान लो आपने कोई कॉपी करे हैं, कोई अदर एप्लीकेशन से ऐसे कॉपी कर लिए, और ऐसे लाकर आप जो है यहीं पे पेस्ट करके देखते हैं। ये देखिए, तो यहाँ देखिए आपको होम में चलोगे, और यहाँ देखिए पेस्ट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। पेस्ट में देखिए आपको अलग अलग प्रकार से पिक्चर के रूप में कर सकते हैं, टेक्स्ट के रूप में कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें और आती है, एक्सेल में भी आती हैं। तो ये कहलाते हैं एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, एडिट लिंक एंड एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। तो हमने एडिट करके भी देख लिए, राइट क्लिक करके ओपन करे थे। तो इनके बारे में आप एक बार पढ़ लेना, मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया हूँ, आप एक बार थ्योरी पढ़ लेना ताकि एग्जाम में लिखने में हेल्प हो आपको। आगे चलें, यूजेस ऑफ टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया। तो टेक्स्ट बगैर कोई काम नहीं होता है, सिर्फ पिक्चर आप दर्शा दोगे तो आपका जो काम है अधूरा रहेगा। परंतु आप सोचोगे कि अच्छे से सारी चीज़ें परिपूर्ण हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? टेक्स्ट के यूजेस में। तो यहाँ टेक्स्ट के बारे में आप नॉर्मली हम बार बार उपयोग करते हैं एम एस वर्ड में। टाइटल है, मीनू के लिए, देखिए टाइटल के लिए टेक्स्ट उपयोग होता है, मीनूज़ के लिए होता है, बटन बार है। इसके अलावा देखिए टेक्स्ट को डिस्प्ले करना होता है, इन्फॉर्मेशन शो करना है तो टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसा जो स्पीच के साथ बताया जा रहा हो जैसे सब टाइटल है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमको ज़रूरत पड़ती है टेक्स्ट की। तो बिना टेक्स्ट के कोई चीज़ पॉसिबल है क्या? नहीं है। हम पिक्चर बस दिखा सकते हैं, पर पिक्चर को समझने के लिए भी टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हमको
यहाँ पे जो है ग्राफिक्स की बात की जा रही है, तो ग्राफिक्स हम देख सकते हैं कंप्यूटर की मदद से हम बनाते हैं, स्क्रीन पर ड्रॉ करते हैं, उसे ग्राफिक्स बोलते हैं। तो ग्राफिक्स बनाने के लिए हम जो है मुख्य रूप से, ये तो हो गया बेसिक थ्योरी। ग्राफिक्स में दो चीज़ें होती है, एक तो हो जाती है इंटरेक्टिव ग्राफिक्स और एक हो जाती है नॉन इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव ग्राफिक्स हम किसे बोल देते हैं? इंटरेक्टिव ग्राफिक्स वह होती है जिस पर हम काम कर सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जैसे स्क्रीन सेवर है तो हम टू वे काम कर सकते हैं। पर नॉन इंटरेक्टिव ग्राफिक्स में आप देखोगे तो नॉन इंटरेक्टिव ग्राफिक्स में आप सिंपल देख सकते कोई पिक्चर है जिस पर हम काम नहीं कर सकते, मतलब देख बच सकते, उसे वन वे कम्युनिकेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्क्रीन सेवर, वेबसाइट या किसी ऐप में प्रयोग की जाने वाली स्टैटिक इमेज, टीवी में दिखाया जाने वाला शो, ये सब क्या है? ये सब स्टैटिक इमेज कहे जाते हैं। और आपके जो इंटरेक्टिव इमेज हो जाती है वो टू वे हो जाती है। जैसे मान लो कंप्यूटर में कोई चीज़ हम इनपुट कर रहे हैं, फिर वापस हमको दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार से हम बदलते रहते हैं, तो वो टू वे हो जाता है। इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव में अंतर पूछा गया है, तो देखिए यूज़र का इंटरेक्शन होता है तो मतलब क्या है? इंटरेक्टिव। और यूज़र का इंटरेक्शन नहीं होता, इसका मतलब क्या है? नॉन इंटरेक्टिव। यूज़र काम नहीं कर सकता उसमें। और इमेज पर पूरा कंट्रोल यूज़र का होता है, इस पर कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। टू वे कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे वन वे होता है। ये प्रोग्राम मतलब एक प्रकार से कंट्रोल कर सकता है, ये जो प्रोग्राम होते हैं यूज़र के द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है यूज़र के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते। जैसे वीडियो गेम है, यूज़र कंट्रोल कर सकता है। मूवी में ग्राफिक्स कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ टीवी में दिखाए जाने वाले टाइटल, स्क्रीन सेवर, ये कंट्रोल नहीं किए जा सकते। अब देखिए इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है यहाँ पे किसकी? पिक्चर की। तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, जिसमें आप देखोगे, देखिए यहाँ पे इमेज के रूप में अगर देखें तो ग्राफिक्स का उपयोग होता है। बैकग्राउंड अगर बनाना है, बटन के रूप में उपयोग करना है, चार्ट है, फ्लो चार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, इन सभी में आपको कहीं ना कहीं जो है ग्राफिक्स का उपयोग देखने को मिल जाता है। तो ग्राफिक्स का इंपॉर्टेंस भी बहुत है, जैसे कि टेक्स्ट का इंपॉर्टेंस था। इसके बाद हम देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में भी हमको ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। जैसे मान लो वेब डिज़ाइनिंग करना है, तो वेब डिज़ाइनिंग में आपको कहीं ना कहीं ग्राफिक्स उपयोग आने ही वाली। शिक्षा एजुकेशन में आपको ग्राफिक्स का उपयोग होगा। व्यापार में, मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट में, घर में अगर देखें वहाँ पे भी, रिसर्च अनुसंधान में, मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में, इन सभी क्षेत्रों में भी ग्राफिक्स का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो ये इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ग्राफिक्स इन वेब डिज़ाइनिंग के बारे में देखिए, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं ग्राफिक्स फाइल की। तो ग्राफिक्स फाइल दो प्रकार की होती है, एक तो हो जाती है रास्टर ग्राफिक्स और एक हो जाती है वेक्टर ग्राफिक्स। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? रास्टर की। तो रास्टर ग्राफिक्स वे ग्राफिक्स होती है जो कि छोटे छोटे डॉट यानी कि पिक्सल से मिलकर बनी होती है। जैसे मान लो कैमरा से हमने पिक्चर कैप्चर करे तो वो क्या है? रास्टर ग्राफिक्स। परंतु यदि हम रास्टर ग्राफिक्स के अलावा दूसरी चीज़ बात करें वेक्टर की, तो वो हो जाती है कंप्यूटर के माध्यम से बनाई जाने वाली। अब रास्टर ग्राफिक्स के कुछ एक्सटेंशन होते हैं, जैसे जेपीजी फाइल रास्टर ग्राफिक्स कही जाती है, जीआईएफ फाइल है, पीएनजी फाइल है, बिटमैप, ये सब क्या है? रास्टर ग्राफिक्स फाइल है। आगे चलें तो वेक्टर ग्राफिक्स देख सकते हैं, जो कंप्यूटर की मदद से टेक्स्ट है, लाइन है, शेप है, इनकी मदद से बनाई जाती है, वो क्या कहलाती है? वेक्टर। और वेक्टर ग्राफिक्स जो हो जाती है आपकी ईपीएस हो जाती है, ईएमएफ हो जाती है, पीडीएफ हो जाती है, क्लिप आर्ट हो जाती है। उसके अलावा आप देखोगे सीडीआर फाइल जो कि कोरल में बनाई जाती है, वो भी क्या है? वेक्टर ग्राफिक्स है। अब इनके दोनों के मध्य जो है हम अंतर भी देखने वाले आगे चल के, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम पहले देख लेते हैं मेथड्स ऑफ इमेज कैप्चरिंग। इमेज कैप्चरिंग के लिए हम सबसे मुख्य बात हो सकती है कि कैमरा से हम कैप्चर कर सकते हैं, इसके स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए। स्टेप्स बताने की ज़रूरत नहीं है, आप डेली बेस पर इसका उपयोग करते हैं। मोबाइल से कैप्चर कर सकते हैं, कैसे करते हैं इसके स्टेप्स आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको जो है इमेज कैप्चर कर सकते हैं, आप स्कैनर से ये इमेज कैप्चर कर सकते हैं, और साथ ही वीडियो के माध्यम से आप इमेज कैप्चर कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके हैं इमेज कैप्चर करने के, इनके बारे में छोटी छोटी चीज़ें आप लिख दो स्टेप्स, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और चाहे तो डायग्राम वगैरह भी बना देना, तो डायग्राम बनाना तो कंपलसरी है, बिना डायग्राम के आपके नंबर जो है यहाँ पे ऐड नहीं होंगे। अब स्कैनर के द्वारा स्टेप्स आप लिख देना विंडोज़ के माध्यम से। जैसे हम अगर स्कैनर से इंपोर्ट करना तो फोटोशॉप में जाकर हम जो है इसको इंपोर्ट कर सकते हैं बाय इंपोर्ट। और डिजिटल कैमरा में तो सिंपल है, कैप्चर बटन दबाओ, काम कंप्लीट। और मोबाइल और जो स्क्रीनशॉट है वो डेली बेस पर लेते हैं, या वीडियो के माध्यम से भी आप कैप्चर कर लेते हैं। इमेज के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि उसका एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, जैसे कि आप मान लो 2 MB की है या 4 MB की है, 5 MB की, उसका कलर कैसा रहेगा, कलर रहेगा RGB रहेगा CMY के, डेप्थ गहराई कैसे रहेगी, और इमेज का रेजोल्यूशन कितना रहेगा, ये सब चीज़ें जो है एट्रीब्यूट कहलाती है। तो ये जो है फंडामेंटल में हमने वैसे भी देख लिए हैं इमेज का रेजोल्यूशन क्या होता है मॉनिटर में।
तो आकार मतलब ये केबी में हो सकता है, एमबी में हो सकता है, जीबी में हो सकता है, इसके द्वारा इसको मापा जा सकता है। जैसे बड़ा साइज़ है तो उसके लिए बहुत समय लगता है एडिट करने में। इसके बाद देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए 1.1 इंच 200 डीपीआई और 1.1 इंच जो है 100 डीपीआई, तो ये जो है ये कम साइज़ की होगी इसके अपेक्षा, ठीक है। तो ये साइज़ इस हिसाब से भी डिपेंड करता है। दूसरा साइज़ कैसे डिपेंड करता है, अगर आपकी जेपीजी फाइल है तो कम साइज़ की होगी, पीएनजी है थोड़ी ज़्यादा होगी, जीआईएफ है तो और ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो है एनिमेटेड इमेज हो जाती है, तो इस हिसाब से भी साइज़ डिपेंड करता है। कलर की बात करें तो कलर 4 कलर मॉडल में भी आ जाता है, 4 कलर के कंपोजिशन में, सियान मेजेंटा येलो ब्लैक यानी कि CMY के, और एक और आ जाता है आपका RGB रेड ग्रीन ब्लू, तो इसके हिसाब से भी आ जाता है। डेप्थ की बात करें तो बिट डेप्थ जो होती है, कलर डेप्थ, केवल डेप्थ भी कहते हैं इसको, तो ये 8 बिट वाली होती है। 8 बिट बोले तो 2 की पावर 8, और 2 की पावर अगर हमने 9 कर दिए, मतलब ये एक प्रकार से देखें तो 8 बिट यहाँ पे डेप्थ होती है, और अगर आप 2 की पावर यहाँ पे 16 कर देते हैं तो 16 मिलियन, मतलब यहाँ पे जो है दो की पावर 8 मतलब 16 मिलियन संभावित वैल्यू यहाँ हो जाती है। पर 16 कर दिए तो ये कोई कोई कंप्यूटर सपोर्ट ही नहीं करता। जैसे मैं आपको फोटोशॉप ओपन करके दिखाता हूँ। नॉर्मली अगर फोटोशॉप हम ओपन करें तो यहाँ पे देखिए कोई इमेज की बात कर देते हैं हम। ये फोटोशॉप ओपन हो गया है कि इमेज ओपन करते हैं हम ग्राफिक्स की, और यहाँ चलते हैं हम इमेज में, और यहाँ देखिए मोड में चलें तो देखिए यहाँ लिखा 8 बिट, ये डेप्थ है। अगर मान लो इसकी 16 कर देते हैं तो ये किसी किसी एप्लीकेशन में सपोर्ट ही नहीं करेगी। तो ये कौन सी बिट डेप्थ है, 8 बिट, मतलब ज़्यादातर हम उपयोग करते हैं 8 बिट डेप्थ, ठीक, 16 नहीं करते। इसकी गहराई मानी जाती है। रेजोल्यूशन की बात करें तो इसकी क्वालिटी हो जाती है, जैसे ये इमेज है, इस इमेज की बात करें, इमेज में चले, यहाँ इमेज साइज में चले तो इसका रेजोल्यूशन जो दिख रहा है 72 का मतलब प्रति इंच में पिक्सल कितने होंगे, 72, और ये कहाँ तक फैले है, 13x13 में। पर अगर हम इसको पिक्सल बढ़ाने की कोशिश करें तो ये बढ़ेगा नहीं, फट जाएगा, क्योंकि ये कौन सी इमेज है, ये आपकी इमेज है रास्टर ग्राफिक्स, और वेक्टर ग्राफिक्स होती। उदाहरण के लिए इस इमेज को मैं बड़ा करता हूँ तो कहीं ना कहीं देखिए इमेज आपकी जो है पिक्सल फटे फटे नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पे पिक्सल जो है फट गए हैं। परंतु इसके मुकाबले अगर मैं नई इमेज लेता हूँ इस प्रकार से, और यहाँ पे जाकर मैं 4:6 करता हूँ, ये देखिए, और 4:6 करने के बाद 1 मिनट में इसको नया लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 4:6 और ओके कर लेते। और इसमें देखिए, इसमें आपकी वेक्टर ग्राफिक्स तो नहीं बनती, पर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, कोरल ड्रा में बनती। जैसे ये आपने ले लिए एक शेप, और इस शेप में हम कलर कर देते हैं कोई भी इस प्रकार से रेड, और इसको बड़ा करके देखिए, इसको आप बड़ा करोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तब तक भी ज़्यादा नहीं फटेगा, परंतु लगभग लगभग फट रहा है। परंतु हम उपयोग कर लेते हैं कोरल ड्रा उपयोग करते हैं हम यहाँ पे। कोरल ड्रा को जैसे उपयोग करोगे तो कोरल ड्रा को उपयोग करने के बाद आप देखोगे आपको चीज़ें जो है फटती हुई नज़र नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि कोरल ड्रा वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। जैसे यहाँ देखिए हमने एक इलिप्स बनाया, इलिप्स बनाते हैं और इसको हम जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ चलते हैं कहाँ पे, ये जो आपका टूल है डिस्टॉर्ट टूल, और डिस्टॉर्ट में जाके इसको जो है हम थोड़ा सा स्टाइलिश कर देते हैं इस प्रकार से, ये देखिए, ठीक है। और इसमें हम कलर कर देते हैं। कलर कैसे करते हैं, आप कलर है सिंपल कर दो। अब इसको बड़ा करते हैं, तो इसको बड़ा करोगे तो देखिए कितने भी बड़ा कर लो, यहाँ पे देखिए पिक्सल नहीं फट रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर ग्राफिक्स है। तो रास्टर ग्राफिक्स जो हो जाती है, बड़ा करने पे पिक्सल इसके फटे फटे दिखते हैं, और साइज़ बढ़ाने पर भी इसकी क्वालिटी फट जाती है। पर वेक्टर ग्राफिक्स को बड़ा कर लो छोटा कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। दूसरी चीज़, रास्टर ग्राफिक्स को वेक्टर में बदलना पॉसिबल नहीं है, पर वेक्टर ग्राफिक्स को रास्टर ग्राफिक्स में बदलना पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये जो है, चलिए तो इमेज का रेजोल्यूशन हमने देख लिए। आगे चलते हैं इमेज के फाइल फॉर्मेट। इमेज के फाइल फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। जैसे इमेज की बात करें तो इमेज के फाइल फॉर्मेट .bmp हो जाता है, .eps हो जाता है, .gif है, .jpg, pict, png, psd, tif, ये सब क्या है, ये सब जो है इमेज के फाइल फॉर्मेट है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। टेक्स्ट के फाइल फॉर्मेट .doc हो जाता है, .rtf, .txt, .wpd, wps, msg, docx, ये सब हो जाते हैं आपके टेक्स्ट फाइल के फाइल फॉर्मेट। साउंड के पूछा जाए तो साउंड के आप लिख सकते हैं AAC, AU, MID, MP3 आप सुनते होंगे, WAV विंडोज़ का फाइल फॉर्मेट है। उसके अलावा RA हो जाता है, SND हो जाता है, WMA, ये सब के सामने डॉट लगाना कंपलसरी है। फिर हो जाता है वीडियो के फाइल फॉर्मेट, AVI हो जाता है, .AVI, .MPG, .MOV, .MP4, .WMB। फिर प्रोग्राम से रिलेटेड अगर बात करें तो ये प्रोग्राम के फाइल फॉर्मेट हालांकि यहाँ नहीं पूछे जाएंगे, आपको इन चीज़ों के बस ध्यान रखना है, ठीक है।
आगे चलें तो इनके बारे में लिखा भी है, तो GIF है, इन सब के बारे में एक बार आप पढ़ लेना। GIF के बारे में ग्राफिक्स इमेज फाइल फॉर्मेट हो जाता है या फाइल हो जाता है। इसके बाद इमेज की बात करें IMG, TIF हो जाता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल हो जाती है। WPG फाइल, JPG फाइल, JPG के भी अलग अलग वर्जन हो जाते हैं, कंप्रेस्ड और नॉन कंप्रेस्ड। एक्जिप हो जाती है, PS हो जाती है, PNG हो जाती है। PNG जो हो जाती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, यानी कि इंटरनेट में ज़्यादातर इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे PDF का उपयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट के लिए, वैसे पिक्चर का उपयोग किया जाता है PNG के लिए। ठीक है, मतलब एक प्रकार से PNG का उपयोग किया जाता है पिक्चर के लिए। चलिए आगे देखते हैं। BMP नोटपैड की जो बट एक प्रकार से हम बात करें यहाँ पे जो MS पेंट होता है, पेंट की फाइल का एक्सटेंशन हुआ करता था पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में, अभी नहीं। अब बात कर लेते हैं साउंड की। तो साउंड मतलब एक प्रकार का कंपन, यानी कि एक प्रकार की वाइब्रेशन, सुनने की शक्ति के आधार पर इसको पहचाना जा सकता है। इसी को हम बोल देते हैं साउंड, यानी कि एक प्रकार से वाइब्रेशन होती है जो हवा के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उसे हम बोल देते हैं साउंड। और निर्वात की बात करें, जहाँ हवा नहीं होती वहाँ पर ये गमन नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके कुछ विशेषताएं होती है, जैसे साउंड की आवृत्ति होती है जिसे साउंड फ्रिक्वेंसी बोल देते हैं। साउंड का वेवलेंथ होता है जिसे साउंड तरंग बोल देते हैं। साउंड का एम्पलीट्यूड होता है जिसे साउंड का आयाम बोल देते हैं। और उसके बाद साउंड का वेग होता है जिसे साउंड की वोलेसिटी बोल देते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे साउंड की विशेषताएं पूछा जाता है तो आप बता देना एग्जाम में। साउंड की फ्रिक्वेंसी की बात करें तो साउंड की फ्रिक्वेंसी आप देखोगे तो यहाँ देखिए, ये जो है दूर दूर है। देखिए यहाँ पे जो है ये दूर दूर है, और दूर दूर मतलब ये थोड़ी सी पास में इसके मुकाबले। तो जब ये पास हो जाएगी, पास मतलब पास होगी, तो सिंपल सी बात है ज़्यादा, जैसे मान लो मैं तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ तो ये हाई फ्रिक्वेंसी हो गई। अब मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, अब मैंने कैसे बोला, लो फ्रिक्वेंसी, यानी कि मेरी जो एक प्रकार से साउंड फ्रिक्वेंसी है वो लो फ्रिक्वेंसी, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे बोला। धीरे धीरे बोलने के कारण जो है ये देखिए जो तरंगे है वो दूर दूर बनी है, और जल्दी जल्दी बोलने के कारण ये तरंगे पास पास बनी है। इसका मतलब हाई फ्रिक्वेंसी आपको इस प्रकार देखने को मिलेगी और लो फ्रिक्वेंसी इस प्रकार। तो ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ लेना एक बार। साउंड तरंग दैर्घ्य की बात करें तो साउंड तरंग दैर्घ्य ये जो है कितनी दूरी पे बन रहा है। मान लो ये दूर बन रहा है तो क्या हो गया, आपका वेवलेंथ आपकी अधिक है, और वेवलेंथ अधिक है मतलब आपका धीरे धीरे बोला जाएगा, और वेवलेंथ कम है इसका मतलब तेज़ तेज़ बोला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए साउंड की आवृत्ति की जो सीमा होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यानी कि इसके 20 की चीज़ें हम सुन सकते हैं। और बाकी आगे पीछे की जो चीज़ें होती है अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड हम बोल सकते हैं उन्हें, उनको हम नहीं सुन सकते। साउंड आयाम, साउंड आयाम जो होता है इसकी देखिए, अभी हमने दूरी देखे थे, अब इसकी ऊंचाई देखेंगे। तो ऊंचाई जो हो जाती, ऊंचाई अगर कम है तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड कम है और वो उसकी साउंड फ्रिक्वेंसी जो है कम है, और अगर इसका एम्पलीट्यूड अधिक है तो इसका मतलब साउंड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो ज़्यादा है मतलब तेज़ तेज़ बोला जा रहा है, और स्लो है मतलब एम्पलीट्यूड कम है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब साउंड का बेग, बेग मतलब वॉलिसिटी होती है कि कहाँ कितनी स्पीड से दौड़ेगा साउंड। मान लो हवा की बात करें तो हवा में जो है इसका जो स्पीड हो जाती है मिली सेकेंड, देखिए 343। बोट्स की बात करें लकड़ी में तो 3,960, और वाटर में देखें तो 1,400 आपको देखेंगे 99। तो सबसे ज़्यादा जो गमन है साउंड का कहाँ पे होता है, लकड़ी में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब दो चीज़ हो जाती है, मोनो साउंड और स्टीरियो साउंड। मोनो साउंड स्टीरियो साउंड यहीं पे समझ लो। मोनो का मतलब आपको एक तरफ सुनाई देगा, दो कान है, अगर हेडफोन लगाया आपने तो एक ही तरफ सुनाई देता है। कभी कभी आप गाने सुनना, कुछ गाने जो हो जाते हैं एक तरफ सुनाई देते हैं, और कुछ गाने जो हो जाते हैं दोनों तरफ सुनाई देते हैं। दोनों तरफ सुनाई देने वाले गाने को हम स्टीरियो साउंड बोल देते हैं, और एक तरफ सुनाई देने वाले साउंड को हम मोनो साउंड बोल देते हैं। तो इसी के बारे में आगे पढ़ना है, कोई ऐसा मतलब जो है कठिन नहीं है। एल एल बस में सुनाई दे रहा है मतलब लेफ्ट बस में, तो वो हो जाता है मोनो, और एल और आर में सुनाई दे रहा है इसका मतलब क्या हो जाता है, स्टीरियो। तो मोनो मतलब सिंगल साउंड चैनल, और स्टीरियो मतलब टू चैनल जो लेफ्ट और राइट में काम करते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे अंतर भी दिया है, दोनों के बारे में आप अंतर एक बार पढ़ लो ताकि उससे आपको एक आइडिया हो जाए एग्जाम में कैसे लिखना है। अब कुछ साउंड चैनल हो जाते हैं। साउंड चैनल का मतलब हो जाता है, सिंपल सी बात है, जो मोनो साउंड और स्टीरियो साउंड के आधार पर इसको चैनल में बांटा गया है। जिसमें आप देखोगे तो 2.1 साउंड की बात करें तो 2.1 का मतलब हो जाता है 2 आपके सब वूफर मिल जाएंगे और मेन वूफर आपका एक मिल जाएगा, इसे 2.1 बोलेंगे। 4.0 का मतलब हो जाता है आपको सब वूफर नहीं मिलेगा,
सब बूफर ही मिलेंगे। देखिए, ये देखिए इस प्रकार से। तो आपको 4 भागों में बटा हुआ मिल जाता है ये 4.0। उसके बाद 5.1 की अगर बात करें तो 5 आपके मिल जाते हैं बच्चे बारीक वाले, और एक मिल जाता है आपको उसका पिताजी, मतलब ये बेस है। तो ये 5.1। उसके बाद 7.1 का मतलब हो जाता है, देखिए ढेर सारे आपके जो है छोटे छोटे बॉक्स मिल गए और एक बेस मिल गया, तो ये 7.1। ये सब इसके हिसाब से देखें तो 8 चैनल वाला बोल देते हैं इसको, इसको 6 चैनल बोल देते हैं, इसको बोल देंगे हम 5, इसको बोल देंगे 4, और इसको बोल देंगे 3 चैनल वाला। तो इस प्रकार से आपके साउंड चैनल देखने को मिल जाते हैं। अब साउंड सिंथेसिस इन मल्टीमीडिया, यानी कि प्रोड्यूस करने के लिए साउंड म्यूज़िक तैयार करने के जो तरीका हो जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं, साउंड सिंथेसिस या ऑडियो सिंथेसिस इसे बोला जाता है। जिसके अंतर्गत हम देखें तो एफएम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपने देखा होगा, मतलब सुना तो होगा, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज, वो एक प्रकार से साउंड को सिंथेसिस करने का तरीका है, मतलब आपके पास साउंड सुनाई देता है। और एक हो जाता है वेब टेबल सिंथेसिस। तो ये दोनों ही चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। एफएम जो है पुरानी टेक्निक है, और जो वेब टेबल है वो आपकी थोड़ी सी नई टेक्निक है। तो दोनों के बारे में आप एक बार देख लेना। यहाँ पे ये क्वेश्चन में नहीं आया तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा। अब आगे देखते हैं हम। यहाँ देखिए, आपको एनालॉग और डिजिटल साउंड की बात करें थे हमने, तो हम जो माइक से बोल रहे हैं वो हो जाता है आपका एनालॉग साउंड। देखिए तरंगे आ रही है, परंतु यहाँ पे जब प्रोसेसर में जाता है तो एडीसी मतलब एक प्रकार से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, जो प्रोड्यूस करेगा 0101 में, और उसके बाद प्रोड्यूस करने के बाद हमको सुनना भी तो है, तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर फिर से हमारे पास में आता है, और स्पीकर के माध्यम से फिर वेव सुनाई देती है और हमारे कानों को पता चल जाता है। तो एनालॉग क्या होता है, जो हम बोल रहे हैं और जो हम सुन रहे हैं, और प्रोड्यूस करें तो वो हो जाता है आपका डिजिटल। तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद डिजिटाइजेशन ऑफ साउंड, साउंड का डिजिटाइजेशन कैसे करना है, वो हमने एनालॉग टू डिजिटल में करके देख लिए अभी। एनालॉग वाला इस प्रकार तरंगों में दिखाई देता है, और डिजिटल आपका इस प्रकार दिखाई देता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो है ऑडियो फाइल फॉर्मेट, तो हमने ऑलरेडी देख ली है, फिर भी एक बार देख लो। कुछ ऑडियो फाइल हो जाती है अनकम्प्रेस्ड, मतलब जिनके साइज़ में कोई भी बदलाव नहीं होता। कुछ हो जाती है लूजी, यानी कि जिसमें फाइल के जो क्वालिटी है उसमें क्या करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, यानी कि फाइल की क्वालिटी घट जाती है, उसे बोल देते हैं लूजी कंप्रेस्ड। और एक हो जाती है लूज लेस कंप्रेस, कंप्रेस तो होती है परंतु कोई भी घटाव नहीं होता है, यानी कि कोई भी उसमें घाटा नहीं होता है क्वालिटी में। तो ये हो जाती है 3 प्रकार की फाइल फॉर्मेट, जिनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले हो जाती है अनकम्प्रेस्ड, जिसमें पीसीएम आ जाता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, और ये जो हो जाती है आपकी सीडी डीवीडी, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हो जाती है वेब, जो विंडोज़ ऑडियो फाइल है, विंडोज़ ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, जितनी भी विंडोज़ में रिकॉर्डिंग होगी वो कहलाती है वेब। और एक हो जाती है ऑडियो AIFF, यानी कि ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, जो मुख्य रूप से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल फॉर्मेट है, यानी कि जो एप्पल की डिवाइसेस होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद लूजी कंप्रेस्ड की बात करें तो इसमें फ़ाइल की क्वालिटी में जो है बदलाव होता है, यानी कि घट जाती है फाइल की क्वालिटी, और इसके कारण इसको कंप्रेस्ड लूजी कंप्रेस्ड फाइल बोला जाता है। कौन सी हो जाती है, जैसे आप डेली बेस पर जो गाने सुनते हैं MP3, कुछ समय के बाद देखना कुछ MP3 गाने कटने फटने लगते हैं, यानी कि कट फट के सुनाई देते हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी में बदलाव कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है क्वालिटी। तो स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, टीवी है, इन सभी में जो है हम ऑडियो लाइब्रेरी के रूप में MP3 का उपयोग करते हैं। इसके बाद डबल ए सी भी जो है इन एडवांस ऑडियो कोडिंग हो जाती है, ये भी कंप्रेस है लूजी टाइप का। और इसके बाद हम देखें WMA विंडोज़ मीडिया ऑडियो, ये भी कंप्रेस्ड फाइल है। इसके बाद लूज लेस की बात करें, जिसमें आपको कंप्रेस तो होगा, फाइल के साइज़ में कमी भी आएगी, परंतु ये लूज लेस यानी कि बिना क्वालिटी में जो है बदलाव के यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ फ्लैग हो जाता है फ्री लूज लेस ऑडियो कोडेक, जो है ऑडियो फॉर्मेट का इंट्रोडक्शन हुआ है जब से, तब से ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसमें फ़ाइल के साइज़ में भी बदलाव हो जाता है और क्वालिटी में कोई भी बदलाव नहीं होता है। फिर ए लैक हो जाता है एप्पल लूजलेस ऑडियो कोडेक, मैक में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी लूजलेस है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है मिडी। तो मिडी का मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका उपयोग किया जाता है। और ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस की अगर बात करें तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में। आरएम मतलब रियल मीडिया, AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, इसके अलावा ASP एडवांस स्ट्रीमिंग फॉर्मेट, ये सब लूजलेस है। तो इनके बारे में एक बार आप देख लेना ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सको। अब बात कर लेते हैं मिडी की।
तो देखिए मिडी एक साउंड सिंथेसाइज़र है, मतलब साउंड को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे इस प्रकार की डिवाइस आपने बहुत सारी जगह देखे होंगे, हारमोनियम टाइप की, जिसे हम कैसियो बोल सकते हैं या फिर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें हम जब भी कुछ प्ले करते हैं एक ट्यून प्ले होती है, और ट्यून प्ले होती है वो कहाँ जाती है, मिक्सर होता है, और यहाँ देखिए मिडी इंटरफेस होता है, ये प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमको यहाँ पे सुनाई देता है। मतलब हम बीच में बहुत सारी मिक्सर वगैरह इस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मिडी इंटरफेस है, मिडी यानी कि साउंड सिंथेसाइज़र है, साउंड को प्रोड्यूस करने का तरीका है, तो इसे हम मिडी बोल देते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसके बारे में आपको यहाँ पे देखना है। और ये एक प्रकार से क्या है, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल उपकरणों, कंप्यूटर्स और अन्य उपकरणों को आपस में रियल टाइम में कम्युनिकेट, सिंथेसाइज या सिंक्रोनाइज करने और कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखता है। मिडी केवल म्यूजिक स्टोर करता है या इसमें निर्देश होते हैं जो वास्तविक साउंड डेटा के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे तो आपको देखिए ये भी आप डायग्राम अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक्यूरेट नहीं बनाना है, पर आप ऐसा तो बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना के मिडी बना दिए, फिर आपने मीडिएटर बना दिए जो आइडियो इंटरफेस है, उसके बाद आपने आउटपुट के लिए स्पीकर और सीपीयू जो भी बनाना वो बना सकते हैं। नेक्स्ट देखने को मिल जाता है साउंड एडिटिंग एंड मिक्सिंग सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहली बात तो यहाँ देखिए साउंड फोर्स और एबीएस मिल जाता है, हम सीधे उपयोग करते हैं ऑडासिटी। देखिए ऑडासिटी हम यहाँ उपयोग करते हैं। देखिए ऑडासिटी में आने के पश्चात हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, जिस फाइल को हम एडिट करना चाहते हैं उसे हम ओपन करेंगे सिंपल, और यहाँ पे हम जो है उस फाइल को ढूंढेंगे। अब यहाँ पे आपको फाइल नहीं मिल रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक फ़ाइल रखी है जो कि मैंने डिलीट कर चुका हूँ, उस फाइल को मैं रीस्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक फ़ाइल को रीस्टोर कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक प्रकार से मल्टीमीडिया की फ़ाइल को रीस्टोर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं वापस जाकर क्या करता हूँ, ऑडासिटी में जाता हूँ और यहाँ ओपन करके ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ देखिए आपको एक वेब फाइल मिल रही है WAV, यानी कि विंडोज़ ऑडियो फाइल, ठीक है, ऑडियो फाइल फॉर्मेट। उसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए आपको पूरी वेव्स नज़र आ रही है, जो भी साउंड है आपका उसकी वेव्स नज़र आ रही है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम जो है यहाँ पे जितनी भी नॉइज़ वाली चीज़ें हैं इसको इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, नॉइज़ रिमूवल में जाएंगे, नॉइज़ रिडक्शन में जाएंगे। अब जो भी आपने नॉइज़ का पार्ट सेलेक्ट किया है उसको गेट नॉइज़ का मतलब सैंपल ले लेते। उसके बाद सेलेक्ट ऑल करना, नीचे से आप सेलेक्ट ऑल कर लो, और उसके बाद इफेक्ट में जाओ, फिर से नॉइज़ में जाओ, नॉइज़ रिडक्शन में जाओ, और यहाँ जितना भी भाग आप रिडक्शन करना चाहते हो उसको बढ़ा घटाकर ये स्लाइडर के माध्यम से ओके कर दो। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ ध्यान से देखिए ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ चलने लगी, और जो भी नॉइज़ वाला पार्ट था जितने भी भागों में था, यानी कि पूरे ऑडियो में जहाँ भी नॉइज़ थी सभी जगह वो नॉइज़ हट चुकी होगी। आप प्ले करके देख सकते हैं। देखिए मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए इस प्रकार ये जो है भाग प्ले हो गया। फिर से सेलेक्ट ऑल करके हम इसमें दो इफेक्ट और दे देते हैं। कौन कौन से, EQ फिल्टर में जाते, फिल्टर कर्व में जाते, देखिए एक है टेरिबल वाला, अप्लाई कर दो। टेरिबल अप्लाई होने के पश्चात हम क्या करते हैं, फिर से इफेक्ट में जाते हैं, नॉइस ये EQ फिल्टर में जाते हैं, फिल्टर कर्व में जाते हैं, और यहाँ प्री सेट में जाने के पश्चात यहाँ पर चलते हैं बेस बूस्ट। बेस भी बूस्ट होना चाहिए ना, थोड़ा दमदार टाइप की आवाज़ आना चाहिए, तो उसके लिए बेस बूस्ट कर देते हैं। उसके अलावा दो चीज़ और कर सकते हैं हम, जैसे मान लो इतना भाग हमको काटना है, तो देखिए यहाँ से कट कॉपी पेस्ट स्प्लिट करना, सारी चीज़ें म्यूट अनम्यूट करना, ये सारा काम हम इसमें कर सकते हैं आसानी से। तो ये हो जाता है आपका ऑडासिटी। तो ऑडासिटी में और बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आप इसको अगर डायग्राम देखो इसका विंडो वगैरह, तो आप इसको एग्जाम में बना सकते हैं। इसको मैं सीधे बंद कर देता हूँ। इसके बाद हम ओपन करते हैं क्या, जो है ऑडिशन। देखिए एडोब ऑडिशन हमने यहाँ स्टार्ट कर लिया। एडोब ऑडिशन भी एक प्रकार का ऑडियो एडिटिंग मिक्सिंग वाला जो सॉफ्टवेयर है, इसको बनाया एडोब कॉर्पोरेशन के द्वारा। अब यहाँ देखिए आपके पास फाइल की जो लिस्ट है वो दिख गई है, फाइल एक्सप्लोरर। अगर नहीं दिखती तो आप जाएंगे फाइल में ओपन, और ओपन करने के बाद वही फाइल हम ओपन कर लेते हैं जो पिछले में ओपन करे। इसको देखिए आप सिंपल IMP जो इम्पोर्टेंट है उसको हम ओपन कर लेते हैं। ये वेब्स आ गई पूरी। इसको कंप्लीट सेलेक्ट ऑल कर लो कंट्रोल A के माध्यम से, और उसके बाद आपको जाना कहाँ पे, फेवरेट में। यहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्मलाइज। मान लो ये नॉइज जो आपकी वॉइस है वो ऊपर नीचे है, यानी कि इसकी तरंगे जो है कम ज़्यादा है या बैलेंस नहीं बन पा रहा, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मलाइज। इसके बाद इफेक्ट में जाएंगे, देखिए नॉइज रिडक्शन के बाद एडेप्टिव नॉइज रिडक्शन करके यहाँ पे जाएंगे और उसको कर देंगे अप्लाई। इसको सिंपल कर लेना डिफ़ॉल्ट में। इस प्रकार डिफ़ॉल्ट में अप्लाई जैसे करोगे तो आपकी जितनी भी नॉइज़ होगी पूरे जो वीडियो है या ऑडियो है उसमें क्या होगा, ये नॉइज़ को हटा देगा, एक बैलेंस में लाकर छोड़ देगा। इसके बाद हमको दो
इफेक्ट और देना होता है। कौन कौन से? दो इफेक्ट हो जाते हैं आपके। कौन से इफेक्ट में जाएंगे? फिल्टर एंड EQ में जाएंगे। और यहाँ देखिए आपको पैरामीट्रिक इक्वलाइजर दिख रहा है। इक्वलाइजर में जाओ और यहाँ कुछ नहीं करना, वोकल एनहेंसर सेलेक्ट है और बहुत सारे भी है, पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान देना। वोकल एनहेंसर में जाओ, अप्लाई कर दो और जो वोकल एनहेंसर है वो अप्लाई हो चुका है। एक चीज़ और करना होता है, अगर आपकी वॉइस लिमिट से ज़्यादा है तो उसके लिए हार्ड लिमिटर अप्लाई करते हैं हम, जिसमें ये देखिए -0.6 रहता है और इसको कर देते हैं अप्लाई। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ होने के पश्चात जैसे जो ऑडासिटी था वहाँ भी जाएंगे हम तो एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ भी जाएंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे। इसके लिए फाइल में चले, यहाँ देखिए अलग से एक फाइल बन रही है और डॉट वेब ही है, ठीक है। इसका टाइप हम जो है देखिए नीचे वेब रखें। अगर आप चेंज करना चाहते तो नीचे चेंज भी कर सकते, पर अभी हमको एडिट करना है इसको, तो क्या करेंगे, इसको सिर्फ वेब में रहकर ओके कर देंगे। ये आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है और एक्सपोर्ट हो गई है तो इसको हम सिंपल कर देंगे बंद। और यहाँ इसको सेव नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, इसको बंद कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब आप कहाँ चले जाएंगे, जो हमारी कैमटेसिया वाली फोल्डर है उसमें जाओगे तो वहाँ ध्यान से देखो, आपको एक फ़ाइल अलग से मिलेगी। एक फ़ाइल मिल रही है जो पहले से है, ठीक है, उसकी डुप्लीकेट बन चुकी है 01। इसका मतलब एडिटेबल फाइल आपको यहाँ पे दिखेगी और जो रॉ फाइल है वो यहाँ पे दिखेगी। तो हमको करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना। देखिए अब हम जो है यहाँ पे चलते हैं और हमने कहाँ तक देख लिए थे मल्टीमीडिया के अंतर्गत। मल्टीमीडिया में हमने जो है साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करी थी, तो साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साउंड के बाद जो है हमको वीडियो देखना है, तो यहाँ साउंड की बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली है, साथ में साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी देख लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर बाकी है वो भी आप देख लेना यहाँ पे, ABS वगैरह। और नीचे आप देखोगे तो इसकी सारे स्टेप्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। साउंड फोर्ज जो हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। 3D साउंड क्या होता है भाई? 3D साउंड जो होता है ऑडियो वेव्स को कैप्चर करता है और प्रोसेस करता है। तो 3D साउंड के बारे में हम एक प्रकार से यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए 3D साउंड का मतलब क्या हो जाता है, जो ऑडियो वेव्स होती है उसको कैप्चर करता है, प्रोसेस करता है और प्ले करने के लिए बाइनोरल साउंड सिस्टम का उपयोग करता है। और 3D साउंड का उद्देश्य सुनने वाले को ऐसा अनुभव प्रदान कर देना है उसे लगे कि वास्तविक जीवन में ही वो उपलब्ध है। इसे बोल देते हैं 3D साउंड। 3D साउंड जो होता है 3D रिकॉर्डिंग मानव जैसे मस्तिष्क तथा कानों के स्थान पर दो माइक्रोफोन्स माउंट करके की जाती है और माइक्रोफोन दो चैनल के द्वारा समकालिक रूप से साउंड कैप्चर करते रहते हैं। तो इस प्रकार अगर देखें तो 3D ऑडियो बेंडर, डॉल्बी हम देख सकते हैं, 3DO, ओरियो, डायनोक्स देख सकते हैं, ओसिक देख सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार की जो है सेनाइजर है, ये सब जो है 3D साउंड के अंतर्गत जो है हमको बेंडर्स मिल जाते हैं। और इसके कुछ सॉफ्टवेयर है जैसे NX3D है, डिस्क DJ है, 3D म्यूज़िक प्लेयर है। ये सारी चीज़ें जो है आपके 3D साउंड के लिए सॉफ्टवेयर है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। हमने मिडी भी देख लिए। अब बात कर लेते हैं वीडियो की। तो वीडियो होता क्या है, वीडियो का मतलब क्या हो जाता है, जैसे ये देखिए वीडियो जो है प्ले हो चुका है। वीडियो प्ले हो चुका है, इसका मतलब क्या है, ये वीडियो जो है एक प्रकार से कंटिन्यूअस, यानी कि जो कंप्लीट रूप से जो इमेजेस होती है, मान लो एक इमेज दिखाता हूँ मैं। इमेज क्या है, एक इमेज ने बहुत सारी इमेज दिखाता हूँ। जैसे डाउनलोड में चले और डाउनलोड में चलने के बाद जैसे मान लो ये देखिए एक इमेज ये है, उसके बाद हम देखें तो एक इमेज ये है। तो ये बहुत सारी इमेज को हम अगर सीक्वेंस में लगा देते हैं, तो सीक्वेंस में लगाने के बाद हम उसको चला देते हैं, मतलब उनको कैप्चर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद प्रोसेस करेंगे, स्टोर करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। सारी प्रोसेस किस में आ जाती है, वीडियो में। इसका मतलब सिंपल अगर देखें तो वीडियो को हम क्या बोल सकते हैं, वीडियो को जो है हम एक प्रकार से जो स्टिल इमेज होती है कंप्लीट रूप से, वो 1 2 3 4 5 6 10 15 20 25 जितनी भी हो, लाइन से लगा दिए और लाइन से लगाने के बाद उसको मोशन बना दिए, यानी कि कंप्लीट उसको चला दिए, या फिर उसको उसमें जो है एक इफेक्ट दे दिए कि कंटिन्यूअस वो चलते रहे बिना जर्क के, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम वीडियो बोल देंगे। तो वीडियो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो एनालॉग वीडियो होता है जैसे कि ऑडियो था, उसी प्रकार डिजिटल वीडियो भी होता है। एनालॉग वीडियो हम बात करेंगे आगे चलकर और डिजिटल वीडियो की भी आगे चल के बात करेंगे। मूविंग पिक्चर को हम वीडियो बोल सकते हैं, प्लेबैक, इसके लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, एडिटिंग के लिए भी, रिकॉर्डिंग के लिए भी। और इसके अलावा जो है हम एडिटिंग के लिए, प्ले करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत यहाँ पर पड़ जाती है। इसके अलावा देखिए इसके कुछ सिग्नल्स होते हैं वीडियो के। तो वीडियो सिग्नल को 3 प्रकार से बांटा गया है। जो आपके मतलब जैसे प्ले करने वाली जो डिवाइसेस होती है उसके अंदर आपको ये, या फिर कन्वर्टर के अंदर ये जो सिग्नल है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे कंपोनेंट वीडियो है, कंपोजिट वीडियो और एस वीडियो। तो इनके बारे में आप एक बार देख लो। जो कंपोनेंट वीडियो है उसके अंतर्गत आपको इस प्रकार के पोर्ट मिलेंगे, PR पोर्ट, PB और बाय पोर्ट, जो कि रेड, ग्रीन, ब्लू के माध्यम से देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे आप कंपोजिट वीडियो। कंपोजिट वीडियो के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा,
CVVS यानी कि कलर वीडियो बेसबैंड सिग्नल या कलर वीडियो ब्लॉकिंग सिंक इसे बोला जाता है। इसके अंतर्गत देखिए एक पोर्ट ये मिल जाता है, मतलब पोर्ट बोले तो ये पिन मिल जाती है, ऑडियो L, ऑडियो आर और एस वीडियो, और एक सेपरेट आ जाता है आपका एस वीडियो। तो एस वीडियो को सुपर वीडियो या सेपरेटेड वीडियो भी कहा जाता है। तो ये तीनों को थोड़ा सा देख लेना, एक बार पढ़ लेना। अब हम बात करेंगे एनालॉग वीडियो की। तो एनालॉग वीडियो वह होता है जो माइक्रोफोन और कैमरे के माध्यम से हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद जब वो प्रोसेस होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल में, और इसके लिए लगता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC। इसके बाद डिजिटल से हमको भी सुनना, मतलब सुनकर देखना है या देखकर सुनना, जो भी है, जैसे साउंड सुनते थे, तो इसके लिए फिर से कन्वर्ट हो जाता है DAC यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो दो कन्वर्टर यहाँ यूज़ होते हैं जैसे कि ऑडियो में हुआ करते थे। इसके बाद इसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो आपके एनालॉग और डिजिटल वीडियो, मतलब वीडियो प्रोसेसिंग के लिए या वीडियो प्लेइंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो सारे स्टैंडर्ड के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए आगे चल के हम देखेंगे। यहाँ डिजिटल वीडियो तो हमने देख लिए, एक बेसिक चीज़ें मैंने बताया आपको। साथ ही यहाँ पे वीडियो डिजिटल में प्रस्तुत करने के क्या लाभ है। तो देखिए डिजिटल में वीडियो को डायरेक्ट एक्सेस, नॉन लीनियर एडिटिंग को सरल बनाता है। डिजिटल वीडियो को बार बार रिकॉर्ड किया जा सकता है और इसमें इमेज क्वालिटी ख़राब नहीं होती है। कंप्रेशन से क्या होता है, यहाँ पे डिजिटल वीडियो फाइल की साइज़ को काफ़ी कम किया जा सकता है, जैसे कि स्टोरेज में कम समय लगे। इसके बाद यहाँ देखिए इसकी कुछ विशेषताएं, जिसमें वीडियो को PC में, यानी कि हाउ टू यूज़ वीडियो ऑन PC में वीडियो को यूज़ कैसे करते हैं, उसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पूछा जाता है। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ मिनिमम प्रोसेसर डुअल कोर होना चाहिए। उसके ऊपर i3, i5, i7, i9 बहुत सारे हो सकते हैं, पर मिनिमम डुअल कोर। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होना चाहिए। विंडोज़ में जी पुराना बोला है हम, विंडोज़ का मिनिमम कौन सा भाई, 7 अभी चल रहा है। हालांकि 7 नहीं चल रहा है, 11 चल रहा है, परंतु 7 बहुत सारे लोग चलाते। तो मिनिमम 7 तो होना चाहिए जिसमें कि वीडियो आप प्ले कर सके। रैम होनी चाहिए मिनिमम 2 GB रैम होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, कंप्यूटर बिना 2 GB के चलेगा ही नहीं आज की डेट में, क्योंकि सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी सभी की बढ़ चुकी है। CD-ROM, DVD, पेन ड्राइव ये बेसिक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद देखिए कंपेटेबल डिस्प्ले होना चाहिए, जो कि 1920 गुणा 1080 में होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, रेजोल्यूशन। उसके बाद साउंड कार्ड होना चाहिए जो प्रोसेस करे साउंड को। ये SSD या हार्ड डिस्क होना चाहिए जो 7200 RPM के ऊपर हो। उसके अलावा फायरवायर कनेक्शन होना चाहिए, जो इंटरनेट या एडोब प्रीमियर प्रो सर्टिफाइड थर्ड पार्टी कैप्चर कार्ड हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ अगर होती है तो हम जो हमारे PC है उसमें वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्या होगी, तो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता कुछ नहीं, सिंपल सी बात, एडिटिंग करना तो प्रीमियर प्रो की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमको प्ले करना है तो आपको जो विंडोज़ के साथ में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आता है, प्लेयर, मीडिया प्लेयर, वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर BLC प्लेयर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हो जाती है। साथ ही एडिटिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए कैमटेसिया सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो बता दिया मैंने। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो जाती है सॉफ्टवेयर के रूप में रिक्वायरमेंट। अब वीडियो स्टैंडर्ड हो जाते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं वीडियो चलाने के लिए। तो जैसे NTSC की बात करें, SE कैम की बात करें, PAL की, 3 मुख्य रूप से है। तो NTSC वाला जो है वो मुख्य रूप से अमेरिका वाले क्षेत्र में यूज़ होता है। SE कैम यूरोप, ये उत्तरी एशिया के अंतर्गत जो यूरोप वाला भाग है, इधर वाले भाग को छोड़ दिया जाए तो ये यहाँ पे, और ये अफ्रीका का कुछ भाग है, यहाँ पे यूज़ होता है। और PAL जो है बाकी बचा सारा जो क्षेत्र है वहाँ पे PAL यूज़ होता है। PAL बोले तो देखिए यहाँ पे भारत में भी PAL यूज़ होता है, ऑस्ट्रेलिया में, तो ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो NTSC है उसका पूरा नाम हो जाता है नेशनल टेलीविज़न सिस्टम कमेटी, जिसके अंतर्गत हमको 1953 में एक देखने को मिला था टीवी प्रसारण के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको लागू किया गया था, और बाकी अलग अलग क्षेत्रों में इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे देखिए सिस्टम जो होता है कौन कौन से, और उसके NTSC की जो मतलब एक प्रकार से पैरामीटर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप लिखने को काम आएगा। साथ ही PAL फेज अल्टरनेटिंग लाइन की बात करें तो 1960 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी, और फ्रांस को छोड़कर अधिकांश यूरोपीय देशों में इसकी जो है इसका चलन देखने को मिल जाता है, और भारत में भी इसका चलन होता है। इसके भी कुछ पैरामीटर है वो आप देख सकते हैं। साथ ही ऐसी कैम की बात करें, सिक्वेंशियल कलर एवेक मेमोरी, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके भी कुछ पैरामीटर है जिसको आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ लेना ताकि एग्जाम में आप लिख सको। स्टैंडर्ड पूछा जाता है
और वीडियो फाइल फॉर्मेट की बात करें तो वीडियो फाइल फॉर्मेट बहुत सारी होती है। जैसे अगर बात करें हम वीडियो इमेज फाइल फॉर्मेट की तो अलग अलग होती थी, पर यहाँ वीडियो फाइल फॉर्मेट देखें तो AVI होता है। AVI जिसे ऑडियो वीडियो इंटरलीव बोला जाता है। MP4 की बात करें, MPEG जो होता है वो वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है। ये मुख्य रूप से AVI फाइल जो हो जाती है। एक और FLV फाइल हो जाती है, फ्लैश प्लेयर वाली जो वीडियो होती है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। MPG का मतलब मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जैसे JPG होता है ना, JPG बोले तो जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, ऐसे ही मूविंग पिक्चर बोले तो ये जॉइंट होता है और यही पिक्चर को कंटिन्यू चला दे तो क्या बन जाएगी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप यहाँ पे बन जाता है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही आगे चल के देखेंगे तो आपको MPG तो देख लिया हमने, MPG का स्टैंडर्ड होता है 1 उसी का, यानी कि इसके अलावा 2 भी होता है, इसके अलावा 4 भी होता है। तो सभी उसके वर्जन है जो कि अलग अलग समय में अलग अलग शुरुआत उनकी हुई। इसके बाद MPG 21 भी यहाँ देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की। तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मुख्य रूप से एडोब प्रीमियर आ जाता है। तो एडोब प्रीमियर क्या है? एडोब प्रीमियर एक प्रकार का एडोब कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया वीडियो एडिटिंग टूल है, जिसकी मदद से हम बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो को एडिट कर सकते हैं। कैसे एडिट करेंगे भाई? सिंपल सी बात है, हम चलेंगे एडोब प्रीमियर को स्टार्ट करेंगे, और जब हम एडोब प्रीमियर को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। अभी वीडियो एडिटिंग तो सिखाऊंगा नहीं, इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। जैसे यहाँ जाओगे तो आपको देखने मिलेगा, देखिए फाइल में जाकर आप न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हो। न्यू प्रोजेक्ट जैसे ही बनाओगे तो आपके सामने नए वर्जन में क्या बोलेगा, नाम बताओ बोल रहा है। तो नाम बता दिए हमने भाई, ठीक है, माय करके हमने बना दिए। उसके बाद उसकी लोकेशन सेट कर लो। उसके बाद आप जो मतलब आप जैसे ही बनाओगे तो शुरुआत में आपके पास में कुछ वीडियो क्लिप होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। जैसे ये देखिए हमने ले लिए, उसके बाद हमने ये ले लिए, उसके बाद ये देखिए ये झील का किनारा ले लिए, ये फॉरेस्ट का ले लिए, ऊपर से ड्रोन व्यू ले लिए, और उसके बाद ये देखिए इसके अलावा और कुछ ये रेन वाला ले सकते। इतनी क्लिप हमने लिए, और उसके बाद देखिए आपको जो है ये सारी चीज़ें आप देखिए न्यू बिन फोल्डर वगैरह बनाना, सारी चीज़ आप कर सकते हैं, और नहीं करना तो आप सीधे क्रिएट कर लो। जैसे हमने क्रिएट करे तो जो फाइल्स है हमारी कहाँ आ गई है, यहाँ पे जिसका नाम है प्रोजेक्ट विंडो। उसके बाद नीचे टाइमलाइन विंडो है जहाँ पे फाइनल एडिट करी जाती है, और ये सोर्स विंडो होती है। सोर्स विंडो में क्या हो जाता है, ये फाइल को अगर कट कॉपी पेस्ट कुछ करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, और फाइनल हम यहाँ लाकर एडिट कर सकते हो। और फाइनल लाने के बाद जो एडिट होती है वो कहाँ दिखती है, इस विंडो में, इसका नाम है प्रोग्राम विंडो। और एडिट करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, ये देखिए टूल्स। उसके बाद इफेक्ट कंट्रोल वगैरह होते हैं, कलर जो है कलर से रिलेटेड ल्यूमेट्री कलर होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है, तो इसका अलग ट्यूटोरियल है, वहाँ जाकर देखिए आप, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी। इसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं आपके वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, जैसे कि फिल्मोरा भी आपका वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, दाविंसी रिजॉल्व है। उसके अलावा आफ्टर इफेक्ट तो एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एनिमेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो जिसमें इमेज जो है कंटिन्यूअस एक ही जगह बार बार रिपीट होते रहती है, तो वो एनिमेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। हम जाएंगे यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में, और न्यू प्रोजेक्ट में न्यू कंपोजिशन या इमेज हम ले लेते हैं। जैसे मान लो इमेज ले लेते हैं, और इमेज से हम जो है एनिमेशन बनाना चाहते हैं, जैसे ग्राफिक्स कार्ड ले लेते हैं। तो ग्राफिक्स कार्ड में हम बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर भी देखिए इफेक्ट कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ होती है, जिसमें हम इफेक्ट डाल सकते हैं, और बहुत सारे इफेक्ट वगैरह भी यहाँ पर होते हैं। तो उनका यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, एक एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। किसके थ्रू, एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एनिमेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए और एनिमेशन बनाने के स्टेप्स को बताइए, तो ब्लेंडर का उपयोग करके बता सकते हैं हम, या फिर एडोब आफ्टर इफेक्ट का उपयोग करके यहाँ एनिमेशन बनाने की प्रोसेस को बता सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू देना था, तो हमने ये देख लिए। आगे चले तो एडोब आफ्टर इफेक्ट जो है हमने देख लिया, यहाँ पे फाइनल कट प्रो भी रहता है। तो ये सारी चीज़ वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन के लिए उपयोग की जाती है। एनिमेशन के लिए सिर्फ आफ्टर इफेक्ट उपयोग किया जाता है, वीडियो एडिटिंग के लिए फाइनल कट प्रो और प्रीमियर प्रो। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं एनिमेशन की। तो देखिए एनिमेशन आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए अलग अलग प्रकार से जो है आ रहा है। ये क्या है, ये एनिमेशन है, ये देखिए इस प्रकार से आ रहा है। और ये देखिए चिड़िया उड़ती हुई, ये, और देखिए ये इमोजी इस प्रकार से देखिए नाच रहा है, तो बार बार वही स्टेप कर रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम एनिमेशन बोलेंगे। इसके अलावा घोड़ा दौड़ रहा है, वहीं वहीं दौड़ रहा है,
मतलब एक प्रकार से दौड़ते हुए इफेक्ट बताया गया है। तो इसे क्या बोलेंगे, एनिमेशन। यानी कि जो एनिमेशन होता है वो डायनेमिक रूप होता है मल्टीमीडिया का। एनिमेशन ऑब्जेक्ट को डायनेमिक मूवमेंट प्रदान कर सकता है, जबकि ग्राफिक्स में डायनेमिक मूवमेंट नहीं होता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है एनिमेशन में। एक भ्रम पैदा होता है कि वो दौड़ रहा है, पर वास्तव में दौड़ता नहीं है। और एनिमेशन के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे CEL होता है। तो CEL मतलब ट्रेडिशनल एनिमेशन, जिसे क्लासिकल एनिमेशन भी कहा जाता है। हाथ से ड्राइंग करके पहले बनाया जाता था, और ये काफ़ी पुरानी टेक्निक है, ठीक है। और अभी लेटेस्ट में अगर देखें तो लेटेस्ट में आपको कंप्यूटर एनिमेशन देखने को मिल जाता है। कंप्यूटर एनिमेशन क्या है, जिसे कंप्यूटर की सहायता से बनाया जाता था। पहले बेसिक रूप से परंपरागत तरीके से बनाते थे, अभी कंप्यूटर की मदद से हम एनिमेशन को बनाते हैं, तो कंप्यूटर एनिमेशन इसे बोल दिया जाता है। अब कंप्यूटर एनिमेशन के बारे में आप देख लेना। जैसे देखिए, हम इस प्रकार से रोबोट को चलते हुए दिखाना चाहते हैं, बार बार रिपीट होकर दिखेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्यूटर एनिमेशन। इसके अलावा मॉर्फिंग की बात की जा रही है, तो मॉर्फिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का चेहरा को धीरे धीरे करके किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे में बदल दिया जाता है, मूविंग पिक्चर टाइप। उसे हम बोल देते हैं मॉर्फिंग एनिमेशन। एनिमेशन के अंतर्गत मॉर्फिंग। जैसे यहाँ देखिए, ये कंटिन्यूअस चल रहा है। देखिए, ये देखिए गोले से क्या बना, ये देखिए पौधा बना, पौधे से देखिए इस प्रकार ये फूल बन जाएगा, और फूल से फिर से वापस से वही बन जाएगा। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से बदलते रह रहा, और ये एनिमेशन है। पर एनिमेशन में कौन सी टेक्निक है, मॉर्फिंग है, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए मॉर्फिंग जो होती है एनिमेशन तकनीक में, एक इमेज धीरे धीरे दूसरी इमेज में बदल जाती है, और कई एडवांस एनिमेशन प्रोग्राम मॉर्फिंग फीचर्स का समर्थन करते हैं। आप पावर पॉइंट में जाओगे तो पावर पॉइंट में आपको एक एनिमेशन मिलेगा जो कि मॉर्फिंग के जैसे ही काम करता हो, जिसका नाम भी मॉर्फिंग ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये व्यक्ति देखिए बदल रहा है, देखिए अलग अलग चेहरे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी मॉर्फिंग है। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ मॉर्फिंग देखें, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के डेवलपमेंट को कृत्रिम तरीके से दिखाने के लिए एक के बाद एक स्टिल इमेज को, लेकिन हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि बदलते हुए ना दिखे, वो धीरे धीरे जो है उसमें बदलाव दिखे, एकदम से बदलाव ना दिखे, तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं मॉर्फिंग का। इसी तरह ऑब्जेक्ट जैसे जानवर है या लोगो या कार्टून कैरेक्टर्स के मूवमेंट को सिमुलेट करने के लिए मॉर्फिंग का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मॉर्फिंग तकनीक का उपयोग कई इंटरेस्टिंग इफेक्ट को बनाया जा सकता है, जिससे काफ़ी अच्छा लगे दर्शकों को। टीवी पर स्पेशल इफेक्ट के रूप में मॉर्फिंग का उपयोग किया जाता है। मॉर्फिंग का प्रयोग रोचक तरीके से जन्म की प्रक्रिया को दिखाने के लिए किया जा सकता है, यानी कि बच्चा पैदा हुआ धीरे धीरे बड़ा कैसे हो रहा, तो उसको एक प्रकार से मॉर्फिंग के तरीके से दिखाया जा सकता है। अब एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए कुछ 2D सॉफ्टवेयर है और कुछ 3D सॉफ्टवेयर है। तो 2D में आप देख सकते हैं यूएस एनिमेशन, एनिमो, रीटा, CTP, डिजिटल, फ्लिप बुक है, पेंसिल 2D है। एनिमेशन के अंतर्गत ये सारे सॉफ्टवेयर आप देख लेना। और 3D एनिमेशन के अंतर्गत भी देखें तो इंटरमीडिएट देख सकते हैं, एडवांस देख सकते हैं, लाइट वेट 3D है, सॉफ्ट इमेज XSI है, और इसके अलावा भी मैंने बताया आपको आफ्टर इफेक्ट है, और इसके अलावा एक ब्लेंडर है। तो ये सब एनिमेशन बनाने वाले सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। अब वेब एंड इंटरनेट में मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी पहले देख ली है कि एजुकेशन में मल्टीमीडिया क्या उपयोग है, एक बार पढ़ना बस है आपको। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मल्टीमीडिया का उपयोग क्या है। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग बोले तो किसी चीज़ की ट्रेनिंग देना किसी को, तो हमको बिना मल्टीमीडिया के ये संभव नहीं है, ठीक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। मनोरंजन जैसे मूवी है, म्यूज़िक है, या फिर वीडियो है, इन सभी में भी मल्टीमीडिया का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का एंटरटेनमेंट हो, चाहे बच्चों का हो, बड़ों का हो, या जैसे भी हो, तो उन सभी में आपको मल्टीमीडिया का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंसाइक्लोपीडिया, ऑनलाइन अगर कोई मटेरियल देखें, इलेक्ट्रॉनिक विश्वकोश की बात करें तो वहाँ पे आपको मल्टीमीडिया जो है बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाता है। इसके बाद कमर्शियल एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पे भी मल्टीमीडिया मिल जाता है। साथ ही बिजनेस एप्लीकेशन हो गया, या अन्य कोई एप्लीकेशन जहाँ पर अकाउंटिंग प्रोडक्शन हो, एम्प्लॉय की इंटरेक्टिव ट्रेनिंग मटेरियल हो, इंटरनेट वेब पेजेस हो, सेल्स एंड अन्य प्रकार का ग्रुप प्रेजेंटेशन, ट्रेड शो हो, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, तो इन सभी में भी आपको मल्टीमीडिया बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाता है। किसी को प्रेजेंटेशन देना हो, साउंड इफेक्ट है, म्यूजिक, स्टिल इमेज, पिक्चर्स है, इसके अलावा एनिमेशन वीडियो है, टेक्स्ट है, इन सभी को एक साथ शामिल करना है, तो उसके लिए भी मल्टीमीडिया बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही फॉरेन लैंग्वेज अगर लर्न करना है, उसको सीखना है, तो मल्टीमीडिया की ज़रूरत हमको पड़ती है। मल्टीमीडिया फिल्म इंडस्ट्री में आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाता है। कियोस्क के सेंटर में या कियोस्क जो लगे रहते हैं अलग अलग जगह, रेलवे स्टेशन हो गया, बैंक हो गया, या बहुत सारी जगह आपको मेट्रोज़ में ये कियोस्क लगे मिलते हैं, तो इन कियोस्क में
भी आपको हेल्प डेस्क के रूप में ये देखने को मिल जाते हैं, तो मल्टीमीडिया यहाँ पे भी मिल जाता है। अब फ्यूचर में मल्टीमीडिया क्या है? तो फ्यूचर में मल्टीमीडिया भाई विशेषकर मार्केटिंग है, शिक्षा है, कम्युनिकेशन है, बिजनेस है, मनोरंजन, चिकित्सा, इन सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण है मल्टीमीडिया। आज की डेट में देखिए तो बिना मल्टीमीडिया के कोई भी काम नहीं हो रहा। जैसे वर्कशॉप की बात करें, बातचीत करना हो, फंक्शन है कोई भी, तो उसमें भी मल्टीमीडिया यूज़ हो रहा है। उन्हें व्यवस्थित करने जो मल्टीमीडिया टूल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। एप्लीकेशन को शामिल किया जा गया है इसमें। फ्लैश एनिमेशन, प्रेजेंटेशन का उपयोग, बातचीत को आसान बनाने, जो कंसर्ट में लोगों को आकर्षित तथा मनमोहक वातावरण प्रदान करने के लिए मल्टीमीडिया का जो लाइट का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों को किसी विशिष्ट विषय पर जानकारी देने के लिए ग्राफिक इलस्ट्रेशन का उपयोग किया जाता है। अर्थात हर क्षेत्र में मल्टीमीडिया ने जो है अपनी जड़ें जमा ली है और भविष्य में भी इसका प्रभाव होने वाला है बड़ी मात्रा में। इसके अलावा हम देखें तो ये आप एक बार देख सकते हैं इसके कैरियर को। कैरियर बोले तो हम अगर मल्टीमीडिया क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं? कौन कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं? मल्टीमीडिया एसोसिएट प्रोड्यूसर बन सकते हैं, गेम डिज़ाइनर बन सकते हैं, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट बन सकते हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट मैनेजर है, डिजिटल वीडियो स्पेशलिस्ट बन सकते हैं जैसे वीडियो एडिटिंग, मल्टीमीडिया ग्राफिक प्रोडक्शन आर्ट, वेब डिज़ाइनर, इसके अलावा वेब कंटेंट क्रिएशन स्पेशलिस्ट, मल्टीमीडिया प्रोग्रामर, ऑथरिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तो ये सारे जो क्षेत्र, इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप मल्टीमीडिया के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा मल्टीमीडिया के क्षेत्र में वर्चुअल रियलिटी की बात करें तो वर्चुअल रियलिटी में भी मल्टीमीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जैसे ये वीआर बॉक्स लगाया है और इसमें अगर हम कोई सिमुलेशन टाइप की टेक्निक, जैसे ट्रक सीखते हैं, हम ट्रक चलाना या कार चलाना सीखते हैं, तो वहाँ पे सिमुलेशन टेक्निक यूज़ की जाती है। तो वो सिमुलेशन टेक्निक क्या है? वो वर्चुअल रियलिटी है। मतलब वास्तव में होता नहीं है, वास्तव में हम कार चलाते नहीं हैं, परंतु हमको लगता है कि हम कार चला रहे हैं। तो क्या है वो? वर्चुअल रियलिटी। तो वो किसके माध्यम से पॉसिबल हो पाया है? वो मल्टीमीडिया के माध्यम से पॉसिबल हो पाया है। तो वर्चुअल रियलिटी कोई रियलिटी नहीं है, वो एक काल्पनिक दुनिया होती है जिसे हम मानते हैं कि वो वास्तविक है, उसे हम वर्चुअल रियलिटी बोल देते हैं। 3D वातावरण में सारी चीज़ें तैयार कर दी जाती है। 1987 में इस शब्द की शुरुआत हुई थी जेरान लेलियर के द्वारा, और बाद में धीरे धीरे जो है जैसे अमेरिका से ही होती है, तो नासा के आसपास देख सकते हैं उसका रक्षा विभाग, तो इससे शुरुआत होकर आगे धीरे धीरे चल के इसकी ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। अब वर्चुअल रियलिटी के अंतर्गत देखें तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में उपयोग होता है, मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में उपयोग होता है, मिलिट्री है, मेडिकल है, इसके साथ ही आप देखोगे मॉलिक्यूलर स्टडी यानी कि परमाणु अध्ययन के क्षेत्र में। और एक और चीज़ हम देखें यहाँ पे तो HMD देखने को मिल जाता है। HMD बोले तो हेड माउंटेड डिस्प्ले, जो VR बॉक्स के होता है, यहाँ पे हम मूवी देख रहे हैं और यहाँ पे हम साउंड सुन रहे हैं, हमको लगता है रियल में देख रहा है, पर रियल में होता नहीं है, ये वर्चुअल रियलिटी है। तो इस प्रकार हम VR बॉक्स को या HMD को देख सकते हैं। इसके बारे में आप लिख देना ताकि आपको जो है नंबर मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। एक और केब होती है, बूम केब बोल सकते हैं इसे हम। बूम केब का मतलब हो जाता है जो आपकी वर्चुअल रियलिटी यानी कि आपको रियल दिखाने के लिए गुफा के तरीके से एक एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है, इसे बूम केब बोल देते हैं, और इसमें भी मल्टीमीडिया का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो ये हो गई हमारा बूम केब से रिलेटेड चीज़ें। ऐसे ऑथरिंग टूल होते हैं यानी कि टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक्स, एनिमेशन को, इन सबको मिलाकर एक लाइन पर ला देना, और उसके लिए जो टूल्स उपयोग किए जाते हैं उन्हें ऑथरिंग टूल बोला जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑथरिंग बोलेंगे। ठीक है, मल्टीमीडिया जितने भी एलिमेंट है उनको एक साथ एक लाइन में लाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऑथरिंग टूल के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी? सबसे पहली बात तो इमेज को क्रिएट करना, एडिट करना, 3D मॉडलिंग, एनिमेशन टूल, इमेज एडिटिंग टूल, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टूल, साउंड एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारे टूल आपके किस में आ जाते हैं? ऑथरिंग टूल के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसके बारे में एक बार देख लेना यहाँ पे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जो मिसलेनियस टाइप है। तो यहाँ देखिए आपको मल्टीमीडिया से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मल्टीमीडिया के लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, वो तो हमने ऑलरेडी देख ली हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। ये PDF है, आपको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। जैसे यहाँ देखिए कुछ सिस्टमेटिक तरीके से मैंने बताया हूँ। सॉफ्टवेयर की आवश्यकताओं के अंतर्गत सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है, उसके बाद आपको मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लगता है, ऑडासिटी, एडोब ऑडिशन, FL स्टूडियो। वीडियो एडिटिंग के लिए एडोब प्रीमियर लगेगा, फाइनल कट प्रो लगेगा, दाविंसी रिजॉल्व है, वंडरशेयर, फिल्मोरा है। ग्राफिक्स के लिए एडोब फोटोशॉप सबसे मुख्य है, कोरल है, गिम्प है, कैनवा है, ये ऑनलाइन है। एनिमेशन के लिए एडोब एनिमेट है, ब्लेंडर है, ऑटोडेस्क, माया। इसके अलावा प्लेयर के लिए VLC, विंडोज़ मीडिया प्लेयर,
एक्रोबेट पीडीएफ के लिए, वेब ब्राउज़र के लिए आप गूगल क्रोम देख सकते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग अलग अलग प्रकार से। तो ये सब आपके देखेंगे। हार्डवेयर के लिए भी आप देख सकते हैं, प्रोसेसर है, मेमोरी है कितनी चाहिए, स्टोरेज है, ग्राफिक्स कार्ड है। तो ये सब जो है आपकी रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। फिर प्लेन टेक्स्ट, आरटीएफ टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी समझा दिया, उसका अंतर आप यहाँ देख लेना। आरटीएफ और एचटीएमएल के अंतर्गत अंतर है। इसके साथ ही आपको इमेज ग्राफिक्स में अंतर पूछा जाता है, तो वो भी आप यहाँ पे एक बार देख लेना। एनिमेशन वीडियो में क्या अंतर है, ये लिखने के लिए समझा तो मैंने वैसे भी दिया हूँ, ये सिर्फ लिखने के लिए आप एक बार पढ़ लेना, ताकि लिखते कैसे वो आपको समझ में जाए। मोनो स्टीरियो साउंड भी हमने देख लिए, साथ ही एनालॉग और डिजिटल वीडियो में अंतर भी हमने देख लिए। इसके अलावा ब्लेंडर के द्वारा एक एनिमेशन तैयार करना है, वो पूरी स्टेप यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको आप पीडीएफ को एक बार ज़रूर पढ़ें, और अगर इस प्रकार कोई दिक्कत आती है आपको इस सब्जेक्ट में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।